और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। तो इस बार मैं दिशा कारिया आपके लिए पेस का चैप्टर नंबर 5 लेकर आई हूँ, जो कि है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इस सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है, वरना हम डायरेक्टली हमेशा जंप करते हैं कि चैप्टर नंबर 5 चलो कंटेंट चलो स्टार्ट, ठीक है। तो ये घोड़े की दौड़ नहीं लगाते यहाँ पे। सबसे पहले इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, इमर्जिंग नई चीजें आना। अब हम कहते हैं चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी में बदलाव आते रहते हैं। वैसे ही जिंदगी में जो हम चीजें करते हैं, जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसमें भी बदलाव आता है। अब पहले लैंडलाइन फोन्स थे, लैंडलाइन फोन्स के बाद कॉर्डलेस फोन आया, उसके बाद मोबाइल फोन्स आ गए ब्लैक एंड व्हाइट वाले, उसके बाद स्मार्टफोन्स आ गए। अब स्मार्टफोन्स में भी खतरनाक फीचर्स आ गए। तो बदलाव तो होना है, हर चीज में होना है, आप में भी हुआ होगा। तो यहाँ पे वैसे ही ये जो बिजनेस है, जो हम ट्रेडिशनल टाइम से करते आ रहे, पुराने जमाने से करते आ रहे हैं, ये बिजनेस तो है, बट बिजनेस करने का जो तरीका है वो बदला। पहले के जमाने में ट्रेडिशनल स्टोर्स होते थे, मंडियां लगती थी, सब्जी मंडी, ये मंडी वो मंडी, वहां पे सारे सेलर्स जाते थे, बायर्स जाते थे, चीजों को खरीदते थे। इवेंचुअली ये जो छोटे स्टोर्स है वो बड़े स्टोर्स में कन्वर्ट हुए, शोरूम्स खुले, ठीक है, बड़ी दुकानें खुली विद गुड इंटीरियर्स, ये चीजें हुए। धीरे धीरे यहाँ पे सेल्स पर्सन का आ जाना, मार्केटिंग होना, एडवर्टीजमेंट होना, ये बढ़ा। ग्लोबलाइजेशन होने के बाद मार्केट में कंपटीशन हो गया तगड़ा, तब कंज्यूमर रिसर्च, कंज्यूमर नीड्स एंड प्रेफरेंस फीडबैक का लेना ये शुरू हुआ। अब उसके बाद धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आई, तो यही बिजनेस को हम लेकर आ गए ऑनलाइन। तो आज अब बाइंग एंड सेलिंग करते हो, बट कभी हम दुकान पे जाके चीजें खरीदते हैं, तो कभी एक वेबसाइट पे जाके चीजें खरीदते हैं। आज हम बैंक्स में जाते हैं, तो कभी हम बैंक्स में जाके कैश विड्रॉ करते हैं, तो कभी एटीएम में भी जाते हैं, तो कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी करते हैं। तो ये जो चेंजेस है बिजनेस में, ये जो न्यू मॉडल्स ऑफ बिजनेस आ रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी को यूज करके बिजनेसेस इवॉल्व हो रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, यही है आपके इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की बात करूँ तो इसमें आपको देखने मिलेगा कि बहुत सारे टॉपिक्स है, बट ऐसे स्क्रीन भरा देख के अपने को दिल में घबराहट होती है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे बीपीओ, केपीओ, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रोसेस है, उसको हम करेंगे। उसके अलावा ई बिजनेस क्या है, कहाँ पे यूज हो सकता है, ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है, क्या ई बिजनेस के बेनिफिट्स है, इन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे करेंगे। तो ई बिजनेस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की बात करें, या न्यू फॉर्म्स ऑफ की बात करें, तो ये क्या है, इसके फायदे, इसके नुकसान, इसको लेकर जो रिस्क एसोसिएटेड है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, बीपीओ केपीओ जैसे कंसेप्ट, सब कुछ बिल्कुल यहाँ पे कवर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई साहब शुरुआत करते हैं, देरी किस बात की। नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले बहुत जरूरी होता है समझना कि एग्जैक्टली ई बिजनेस है क्या। तो सबसे पहले जब भी मैं यहाँ पे कहूँ ई बिजनेस, ठीक है, तो ई का मतलब बेटा क्या होता है, ई का मतलब यहां पे होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ठीक है। देखिए, ई बिजनेस या तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, बहुत साधारण भाषा में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो आप करते हो यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इंटरनेट, इसको कहते हैं ई बिजनेस। अब जैसे आप ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करते हो, तो या तो मोबाइल से करते हो, या तो लैपटॉप से, या तो कंप्यूटर से, या तो आईपैड से, राइट, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। और ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या शॉपिंग कुछ भी करने के लिए इंटरनेट तो चाहिए, राइट। तो कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिसको आप यहाँ पे एक, उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में चाहे फोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, सब कुछ आ गया। दूसरा, इसमें हमेशा जो भी एक्टिविटीज या तो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। दो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इनको अगर मैं क्लब करूं तो ई बिजनेस मतलब क्या, कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज बट थ्रू द इंटरनेट। तो यहाँ पे आप बिजनेस एक्टिविटीज ही कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है फॉर प्रॉफिट, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो बिजनेस में होता है सेम तरीके से,
फर्क सिर्फ इतना है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो ब्रिक मॉडल होता है, आप स्टोर में जाते हो, चीजों को खरीदते हो, यहाँ पे आप इंटरनेट के द्वारा ये ट्रांजैक्शंस को कर रहे हो, द ओनली डिफरेंस। और जाहिर सी बात है बेटा, अगर हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो लगेगा, वरना इंटरनेट बेटा किस पे यूज करेंगे, राइट। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? अब देखो, जनरली एक कंफ्यूजन होता है बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, तो इसलिए वो टॉपिक भी मैंने आगे रखा है जिसमें हम डिटेल में समझेंगे डिफरेंस क्या है। बट ई बिजनेस की बात करें तो ई बिजनेस मतलब कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो आप इंटरनेट के द्वारा कर रहे हो, राइट। ई कॉमर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज थ्रू कॉमर्स होता है, या तो आप कह सकते हो थ्रू इंटरनेट हो सकता है, ठीक है। तो कॉमर्स के बदले आप यहाँ पे इंटरनेट डाल दो। आगे समझाऊंगी ई बिजनेस और ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या है, बट ऑल इन ऑल कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जो इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हो रही है उसको कहते हैं ई बिजनेस। तो ये जो ई बिजनेस है कौन करता है और कहां पे कब होता है, इसके लिए अब हम समझते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस। स्कोप ऑफ ई बिजनेस मतलब क्या? एक तो हमें ई बिजनेस सबको आज के जमाने में मालूम है कि हम डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाते हैं, चीजों को बढ़िया से खरीदते हैं, बट क्या ये एक ही जगह है जहां पे ई बिजनेस का यूज होता है? ना मेरे दोस्त। देखिए, ई बिजनेस की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, बट जब मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कहूँ या तो स्कोप ऑफ ई बिजनेस कहूँ, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक बायर कौन है और दूसरा सेलर कौन है। किस पे डिपेंड करता है? बायर कौन है और सेलर कौन है। तो अगर मान के चलिए कि फर्स्ट टाइप में यहां पे जो बायर है वो भी एक बिजनेस है, जो सेलर है वो भी एक बिजनेस है, तो यहां पे ट्रांजैक्शन बिटवीन टू बिजनेसेस हो रहा है। बायर और सेलर के बीच में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है ना, तो यहाँ पे खरीदने वाला भी बिजनेस है, बेचने वाला भी बिजनेस है, तो ट्रांजैक्शन बिटवीन टू बिजनेसेस हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? B2B ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बिटवीन टू बिजनेसेस, इसको क्या कहते हैं? B2B ट्रांजैक्शन। अब ये जो B2B ट्रांजैक्शन है वो भी तो ई बिजनेस के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मैं यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर हूँ, किस चीज की मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो गाड़ी होती है, बाइक होती है, ट्रकें होती है, उसके स्पेयर पार्ट्स बनाती हूँ, ठीक है। उसके जो इंजन है, मोटर्स है, मशीनरी है, इन चीज का मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो मैंने अपनी एक वेबसाइट खोली जिसपे सारे मेरे जो प्रोडक्ट्स है, जो जो चीजें मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ उसका मैंने लिस्ट लगा दिया, ठीक है। और वहां पे मैंने इंक्वायरी के लिए एक ऑप्शन दे दिया कि अगर कोई भी मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है परचेज करने में तो वो इंक्वायरी कर सकता है। तो मान के चलो कि कंपनी है एक्स जिनका काम है कार्स बनाना, वो गाड़ियां बनाती है, ऑटोमोबाइल्स में है, गाड़ियां बनाती है, तो वो चाहती है वो मेरे से स्पेयर पार्ट्स खरीदे। तो उसने मुझे एक इंक्वायरी भेजा कि मान के चलिए हम ये मोटर्स और इंजन्स को अगर खरीदते हैं इतने पावर का, इतने क्वांटिटी में, तो आप मुझे कोटेशन भेजिए। तो मैंने उनका यहाँ पे नीड देखकर, मैंने उनका यहाँ पे डिमांड देखकर उस तरीके से उनको कोटेशन भेजा। कोटेशन भेजने के बाद कुछ डिस्कशंस हुए, कोटेशन फाइनल हुआ और मैंने उनका ऑर्डर ले लिया। अब ये चीजें अगर इंटरनेट के द्वारा हुई, वेबसाइट के द्वारा हुई, पर दोनों बिजनेसेस के बीच में हुई, मैं भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स का बिजनेस कर रही हूँ, वो व्यक्ति भी कार का बिजनेस कर रहा है, वो कोई कंज्यूमर नहीं है, उसको ऑटोमोबाइल पार्ट खुद के लिए नहीं चाहिए, अपने गाड़ी को बनाने के लिए चाहिए, जिसको वो बेचने वाला है ना, तो उसका भी बिजनेस है। दिस इज B2B ट्रांजैक्शन। फर्क सिर्फ इतना है, दोनों बिजनेस पार्टीज है, बायर भी बिजनेस, सेलर भी बिजनेस, और ये ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। तो B2B बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करूं तो याद रखना यहाँ पे दोनों पार्टी, बायर एंड सेलर, दोनों यहाँ पे बिजनेसेस होंगे। इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम यहाँ पे B2B ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में आप क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज बोलो, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे पास वुड है, बायर जो है उसका फर्नीचर का काम है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वुड लेगा, फर्नीचर बनाएगा, तो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्रिएट हुई,
ठीक है, तो वैसे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बोलो, दोनों के बीच में कोलैबोरेशन बोलो कि दोनों मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, कमर्शियल नेगोशिएशंस बोलो, ठीक है, जो तोल मोल होता है, जो भाव तोल होता है। उसके अलावा इनवाइटिंग टेंडर्स बोलो, जैसे काफी बार गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट अगर रोड बनाना चाहता है, ब्रिज बनाना चाहता है, तो टेंडर्स इनवाइट करता है प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी से, राइट। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलो, ये सारे B2B ट्रांजैक्शंस है। और ये चीजें अगर इंटरनेट के माध्यम से की जा रही है तो इट इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। B2B ट्रांजैक्शन में आपको मेन एक ही चीज याद रखनी है कि यहाँ पे दोनों बायर एज वेल एज सेलर दोनों यहाँ पे बिजनेस होंगे। कोई भी यहाँ पे परचेस और सेल यहाँ पे खुद के कंजम्पशन या खुद के यूज के लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए मान के चलिए इन द सेकेंड केस यहाँ पे अगर हम बायर एंड सेलर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बायर एंड सेलर लेते हैं तो यहाँ पे जो बायर है वो एक कंज्यूमर है, जो सेलर है वो यहाँ पे एक बिजनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये B2C ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये बायर यहाँ पे कौन है, तो एक कंज्यूमर है, सेलर तो बिजनेस है जहां पे वो गुड्स को बेच रहा है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उनका ये काम है, उनका ये बिजनेस है। बट यहाँ पे जो व्यक्ति गुड्स को खरीद रहा है वो अपने यूज, अपने कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट से ब्लैक शर्ट खरीदी, शर्ट क्यों खरीदी, क्योंकि आपको 31st न्यू ईयर की पार्टी वहां पे ड्रेस कोड था ब्लैक, तो आपने वहां पे पार्टी में पहनने के लिए शर्ट खरीदी। शर्ट आपने पहनने के लिए, अपने यूज के लिए खरीदी, क्या उसको बेचना है, नहीं। क्या उसको अपने शोरूम के लिए खरीदी, नहीं, आपके इस्तेमाल के लिए खरीदी। दैट इज व्हाई यू आर अ कंज्यूमर। सामने वाला जिसने शर्ट बेचा वो कौन है, तो वो एक बिजनेस है जिसका काम ही यही है, क्लोथिंग का बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो होता है ये ट्रांजैक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड अ कस्टमर या तो कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो इट एनेबल्स द बिजनेस टू स्टे इन टच विद द कस्टमर्स। अब देखिए काफी बार ऐसे होता है कि बिजनेसेस जो है कस्टमर्स के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं सिर्फ गुड्स को बेचने के लिए नहीं, और भी कई कारणों से। आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, बहुत बार ऐसे होता है कि हम कोई वेबसाइट से चीजों को खरीदते हैं, ठीक है, तो आगे जाके जब भी उनके ऑफर्स आते हैं, सेल्स आते हैं, तो हमें ईमेल आता है, ठीक है, कि हमारा सेल आ रहा है, गेट रेडी टू शॉप, ये चीजें होती है। आजकल यही जो बिजनेसेस है उन्होंने व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस भी चालू कर दिया है कि भाई आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आता है, क्योंकि इंडिया में ना मेल देखने के लिए भी एक मेल करना पड़ेगा या मैसेज करना पड़ेगा, भाई तेरे को मेल भेजा जरा देख तो। हमारा मेल बॉक्स तो ऐसी चीज है ना, हाईली इग्नोर्ड चीज होती है जिंदगी में, ठीक है। तो इसीलिए आजकल उन्होंने व्हाट्सएप चालू कर दिया है। तो यहाँ पे भी बिजनेस जो है कहीं ना कहीं ट्रांजैक्ट कर रहा है विद द कंज्यूमर टू पास ऑन इंफॉर्मेशन, कि उनके साथ टच में रहे, उनको बार बार पूछते रहे कि लो ना, अरे और थोड़ा लो ना, अरे ले लो ना, ठीक है। तो ये चीजें भी यहाँ पे B2C ट्रांजैक्शन में आती है। ये B2C ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसकी एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है, एक खूबी है कि ये जो है ना ये रिवर्स भी हो सकता है। दिस कैन बी C2B ट्रांजैक्शन एज वेल। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मान के चलो कि आपने ऑनलाइन वेबसाइट से कोई एक चीज खरीदी, चीज खरीदने के बाद आपको उसमें कोई दिक्कत आई, या आपको उसको यूज करने नहीं आ रहा है, या उसका डेमो अभी तक आपको मिला नहीं है, जैसे काफी बार इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में होता है, राइट। तो ऐसे केस में आप चाहते हो कि आप उनके कंज्यूमर केयर या कस्टमर केयर में कॉल करके कंप्लेन करो। तो मैंने उनके कस्टमर केयर में कॉल किया, मैंने अपना ऑर्डर आईडी बताया और इशू रेज किया कि बाबा ये देखो चीज तो आ गई बट अभी तक इंस्टॉलेशन हुआ नहीं। तो इस केस में कंज्यूमर या कस्टमर ने ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया विद द बिजनेस। हमने इनिशिएट किया ना, हमने शुरुआत की ना, तो ये हो जाता है C2B। तो ये जो कस्टमर कॉल सेंटर्स होते हैं, टोल फ्री नंबर्स होते हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स हम रेज करते हैं, ये सारी चीजें बेटा यहाँ पे C2B ट्रांजैक्शन में आपकी आ जाती है। तो कस्टमर यहाँ पे कॉल सेंटर्स में कॉल करके अपने इश्यूज को यहाँ पे रेज करते हैं। तो अगर बिजनेस ने ट्रांजैक्शन इशू किया, ठीक है, या ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया, शुरुआत की ट्रांजैक्शन की, चाहे वो सेल ऑफर्स के बारे में हो या फिर अपने बिजनेस प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए हो, तो ये हो गया B2C। और अगर कस्टमर ने कॉल सेंटर्स में कॉल करके कोई कंप्लेंट, इशू, फीडबैक, ये चीजें कही, तो इट इज C2B,
ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, टू सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट। उसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए, जैसे इन केस ऑफ स्पेशली ड्यूरेबल्स, ठीक है, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, टीवी है, तो इसमें आफ्टर सेल सर्विसेज भी होता है। कस्टमर ने ले लिया, उसके बाद इंस्टॉलेशन करना, उसकी गारंटी वारंटी, ये चीजें होती है। उसके बाद प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज, जैसे काफी बार मैंने आपको बताया ना, ये सेल है, ऑफर्स है, अरे ले लो ना, ये ऑफर्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉजिंग ऑफ कंप्लेन बाय द कस्टमर, जैसे काफी बार प्रोडक्ट अगर डैमेज्ड है या कुछ इशू है तो कंप्लेन के लिए C2B ट्रांजैक्शन हो सकता है, राइट। बट C2B में आपको मेन क्या याद रखना है, या B2C में आपको मेन क्या याद रखना है, कि यहाँ पे एक पार्टी बायर जो है दैट इज ऑलवेज अ कस्टमर एंड जो सेलर है दैट इज ऑलवेज अ बिजनेस। C2B कभी हो सकता है व्हेन यहाँ पे कस्टमर या तो कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर रहा है, जैसे कंप्लेन करना, फीडबैक देना, इशू रेस करना, कंसर्न रेस करना एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि बड़ा मजेदार चीज है, C2C। तो यहाँ पे अगर मैं बायर और सेलर दोनों की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे बायर भी एक कस्टमर है एंड सेलर भी एक कस्टमर है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा कैसा, तो कभी भी याद रखना कि ये जो C2C ट्रांजैक्शन होता है दैट इज ऑलवेज इन यूज्ड गुड्स, या तो अपनी भाषा में हम इसको कहते हैं सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है। मतलब क्या, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ। मान के चलिए आपने किताब खरीदी, अब वो किताब को आपने पढ़ लिया। अब एक किताब को बार बार पढ़ के, जो स्टोरी बुक है या नॉवेल है, आप उसको रट्टा तो नहीं मारोगे। आपने स्टोरी को पढ़ ली, मजा आया, सब कुछ हो गया, आप उस किताब का क्या, तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, उसको पढ़नी है तो हम उसको पास ऑन कर देते कि ले भाई मेरा तो पढ़ के हो गया। बट अगर ऐसा नहीं है तो क्या, तो आजकल बहुत ऐसे वेबसाइट्स खुले हैं जैसे कि OLX, ठीक है। तो OLX पे लोग क्या करते हैं, अपनी यूज चीजें जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया है, यूज किया है, उसको यहाँ पे वो लोग सेल ऑफ करते हैं। वैसे ही Cars24 जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे लोग यूज्ड कार्स को सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो सेलर है वो भी एक कंज्यूमर या कस्टमर है जिसने उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन किया है, और जो उसको बेच रहा है, जिसको वो बेच रहा है, वो भी एक कंज्यूमर है, वो भी प्रोडक्ट यहाँ पे खरीद रहा है अपने इस्तेमाल या अपने कंजम्पशन के लिए। और इसीलिए ये जो ट्रांजैक्शन है इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं C2C ट्रांजैक्शन, राइट, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कस्टमर टू कस्टमर के बीच में यहाँ पे होता है, याद रखिएगा। तो ये एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहां पे जो यूज्ड गुड्स है, या तो अपनी भाषा में हम इसको क्या कहते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है। तो सेकेंड हैंड गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग के लिए ये एक मार्केट प्लेस है जहां पे बायर और सेलर दोनों यहाँ पे कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट है। कौन सी चीजें बेटा यहाँ पे ट्रेड हो सकती है, तो सबसे पहले आपका आता है कपड़े, किताबें, ठीक है। उसके अलावा एंटिक आइटम्स जो होती है, उसके अलावा जहाँ पे वार्निंग दी जाती है कस्टमर्स को। देखिए बहुत सारे ऐसे वेब पेजेस है जहाँ पे कस्टमर कंप्लेंट्स रजिस्टर किए जाते हैं। अब इसका कारण क्या है, देखिए ये जो सेलर्स होते हैं बहुत ऐसे होते हैं जो फ्रॉड करते हैं। अब एक जन के साथ फ्रॉड किया, ठीक है, कल किसी और के साथ करेंगे, परसों किसी और के साथ। तो आजकल ऐसे रिव्यू पेजेस हो गए हैं जहां पे ऐसे सेलर्स के बारे में लोग रिव्यू लिखते हैं, सो दैट बाकी लोगों को भी ऐसे फ्रॉड्स के बारे में पता चले और वो इन फ्रॉड से यहाँ पे बच सके। तो यहाँ पे एक सिंपल आपको चीज बताती हूँ, कभी भी कोई नई वेबसाइट या कोई नए पेज से खरीदना है ना, तो हो सके तो प्लीज इसके बारे में एक बार गूगल कर लेना। कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसमें उनके बारे में रिव्यू मिल जाए तो आपको शायद पता चल जाएगा कि भाई ये सही है कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे जाते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल। ये कस्टमर फीडबैक हो गया जहां पे बहुत सारे जो बायर्स होते हैं, अब इसमें सेलिब्रिटीज भी होते हैं, सेलिब्रिटीज मतलब जो ब्लॉगर्स होते हैं, ठीक है। ये ब्लॉगर्स भी प्रोडक्ट रिव्यू लिखते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बाकी सारे कंज्यूमर्स को बताते हैं कि अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे स्मार्ट चॉइस कर पाए, ठीक है। पहले ऐसे होता था कि फोन वोन लेना होता था ना, तो हम दुकान में जाते थे, दुकानदार को बोलते थे भाई 20,000 में जो एकदम कड़क फोन है ना वो दे, ठीक है। तो वो कौन सा फोन पकड़ाता था जिसमें उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन आजकल के बच्चे ना सुपर स्मार्ट है,
वो पहले यहाँ पे ना गूगल करेंगे हर फोन के बारे में, फिर 20,000 के फोन में जो जो अच्छे हैं उसके बारे में देखेंगे, फिर उनको कंपेयर करेंगे, फिर उनके वीडियोस देखेंगे, फिर उनके फीचर्स देखेंगे, फिर दुकान में से एकदम कॉलर ऊपर करके जाएंगे, भाई ये वाला फोन दे। वो बोलेगा अरे ये वाला क्यों, ये वाला ले देख, इसका प्रोसेसर इससे ज्यादा अच्छा है, जिसमें इतना एम्पियर का बैटरी है और जिसमें इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, तो वो वाला क्यों लेने का। यहाँ पे सेलर, ठीक है। तो ये चीजें होती है, दैट इज वाई ये वेबसाइट्स को बनाया जाता है। बट ये सारी चीजें यहाँ पे C2C कॉमर्स में या C2C ट्रांजैक्शंस में आती है, जहां पे दोनों बायर एंड सेलर यहाँ पे एक कंज्यूमर है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही खास फॉर्म है, दैट इज इंट्रा बी कॉमर्स। बेटा यहाँ पे इंट्रा बी कॉमर्स की अगर बात करूं तो इंट्रा बी कॉमर्स में याद रखना, यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हमेशा विद इन द फर्म या तो विद इन द कंपनी होता है। कहने का मतलब क्या है, बेसिक से आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट of XYZ Limited transacts with finance department of the same company। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है वो दोनों पार्टीज सेम कंपनी की यहाँ पे है। तो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का व्यक्ति है, दूसरा फाइनेंस डिपार्टमेंट का व्यक्ति है, लेकिन दोनों सेम कंपनी में है ना, इसीलिए इसको कहते हैं इंट्रा बी। इंट्रा मतलब विद इन द बिजनेस फर्म। तो बिजनेस फर्म के अंदर जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई भी ईमेल्स हो रहा है, कोई भी फैक्स हो रहा है, कोई भी यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, इट इज ऑलवेज इंट्रा बी कॉमर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्म्स अपने एम्प्लॉय से ट्रांजैक्ट कर सकता है, डिफरेंट सप्लायर से कर सकता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से कर सकता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर से कर सकता है, जैसे कि शेयर होल्डर्स है। तो ये सारी चीजें इंट्रा बी कॉमर्स में आती है, ठीक है। बेस्ट पार्ट अबाउट ये ट्रांजैक्शन क्या है कि ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस होते हैं, वो बहुत फास्ट होता है। तो हम यहाँ पे स्पीड में, यहाँ पे एक मेल किया टिक, तुरंत उसका रिप्लाई आया टिक, तो क्विक कम्युनिकेशन होते हैं, स्पीड एंड एफिशिएंसी बढ़ती है, आप काम को ज्यादा जल्दी ज्यादा स्पीड में कर सकते हो। अब पहले कैसे था, कुछ भी बोलने का है तो एक जगह से उठ के दूसरे जगह तक जाओ, फिर वो सोचेगा, फिर रिप्लाई दे रहा है, एक जगह से दूसरे जगह तक आएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होता था, जो कि अब यहाँ पे नन्ना नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस में काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो यहाँ पे हम वही डिफरेंस को समझेंगे कि व्हाट इज ई कॉमर्स एंड व्हाट इज ई बिजनेस। सबसे पहले अगर मैं ई कॉमर्स और ई बिजनेस की बात करूं तो हमेशा याद रखना, ई बिजनेस जो है ये एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, जबकि ई कॉमर्स is a part of e-business। कैसे मैं आपको समझाती हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे ई बिजनेस की बात करूँ, ठीक है, तो ई कॉमर्स में हम तो सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करते हैं जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑल इन ऑल ई कॉमर्स का काम क्या है कि गुड्स को यहाँ पे अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन अगर मैं ई बिजनेस की बात करूं तो गुड्स को बनाना, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना, उन्हीं गुड्स का आफ्टर सेल सर्विसेज देना, ठीक है। उसके अलावा इंट्रा बी ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं, डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं, ये सारी चीजें ई बिजनेस में आता है। तो प्रोडक्शन से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, आफ्टर सेल सर्विसेज से लेके, मार्केटिंग से लेके, इंट्रा बी ट्रांजैक्शन से लेके, सब कुछ ई बिजनेस में आता है। तो ई कॉमर्स जो है इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस, और इसीलिए ई कॉमर्स एक बहुत ही नैरो टर्म है, जबकि ई बिजनेस एक बहुत ही ब्रॉड टर्म
है। ई बिजनेस में हम क्या करते हैं, तो ई बिजनेस में प्रोडक्शन से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, आफ्टर सेल सर्विस से लेके, फीडबैक से लेके, इंट्रा बी ट्रांजैक्शन से लेके सारी चीजें यहाँ पे आती है। तो मैंने अगर प्रोडक्शन किया, ई बिजनेस है, उसी प्रोडक्शन का सप्लाई किया, ई बिजनेस है, कस्टमर फीडबैक लेके प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट किया, ई बिजनेस है, कस्टमर को अगर ड्यूरेबल्स दिए, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, उसका इंस्टॉलेशन, वारंटी, गारंटी, ये सर्विस दी, ये भी ई बिजनेस है। ई कॉमर्स में सिर्फ गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना, यही काम होता है। ठीक है, चलिए अब आई रियली होप कि ये जो ई बिजनेस ई कॉमर्स वाला जो इतना बड़ा कंफ्यूजन है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जाते हैं नेक्स्ट एंड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। अब देखिए, मैं अगर बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस की बात करूं, ऑब्वियसली ई बिजनेस एक नया टर्म है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इंटरनेट को यूज करके आप बिजनेस को कर रहे हो। बट क्यों, इसके क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस है ओवर ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसकी वजह से ये न्यू बिजनेस फॉर्म जो है यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। अब देखिए, सबसे पहला फायदा तो यहाँ पे बेस्ट चीज है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट इज लो। ठीक है, अब जैसे हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ मोबाइल शॉप। ठीक है, मुझे मोबाइल की दुकान खोलनी है जहां पे मैं मोबाइल्स को बेचूं। अब इसमें मैं अगर दो चीजों को कंपेयर करूं, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस, तो अगर ट्रेडिशनल बिजनेस के तौर पे मोबाइल की दुकान खोलनी है तो पहले एक जगह ढूंढो, जगह ढूंढने के बाद उसका रेंट दो, या तो आपने जगह को खरीदी तो ओहो क्या खर्चा, बट ठीक है चलो जगह का रेंट पे हमने ले लिया। अब रेंट पे देने के बाद उसको साफ सफाई कराओ, अकॉर्डिंगली फर्नीचर मंगाओ। ठीक है, फर्नीचर मंगाओ या बनाया, लाइटिंग किया, सब आपने जोरदार किया। अब उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स के मोबाइल्स को स्टॉक करो, क्योंकि कोई आएगा तो उसको बक्सा दिखाना पड़ेगा, मोबाइल दिखाना पड़ेगा, तो स्टॉक तो होना चाहिए ना। तो बहुत सारे डिफरेंट मोबाइल्स का आप स्टॉक करो, मतलब बहुत ज्यादा पैसा आपने स्टॉक में ब्लॉक किया। कुछ मोबाइल्स ऐसे डिस्प्ले पे रखने पड़ेंगे, कुछ मोबाइल्स यहाँ पे डमी रखने पड़ेंगे, 2-4 लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा जो कस्टमर्स आए तो उसको अटेंड करे, ठीक है, उनको मोबाइल दिखाए, उनको कन्विंस करे, ये खर्चा। लेकिन वही बिजनेस अगर मैं ई बिजनेस में कर रही हूं, अगर मैं ऑनलाइन कर रही हूं, वेबसाइट बना के कर रही हूं, तो देखो ना दुकान खोलनी है, ना फर्नीचर बनाना है, जो भी मोबाइल्स आप अवेलेबल कर सकते हो बस उसके फोटोज विद डिस्क्रिप्शन आपको ऑनलाइन पे चिपकाना है। अब इसमें ऐसा तो नहीं कि जरूरी अब सारे मोबाइल्स का स्टॉक भारी भरकम में एक साथ रखो, नहीं। तो यहाँ पे आपने सारे मोबाइल्स का फोटो चिपका दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अगर कस्टमर्स को मोबाइल पसंद आता है, वो ऑनलाइन ऑर्डर करता है, अकॉर्डिंगली आपने वो मोबाइल को अवेलेबल करके यहाँ पे डिलीवर कर दिया। तो ना दुकान का खर्चा, ना फर्नीचर का, ना लोगों का, ना स्टॉक में ब्लॉक करना पड़ेगा। तो कंपेरेटिवली अगर मैं यही बिजनेस ट्रेडिशनल तरीके से करूं, तो ट्रेडिशनल फॉर्म में इस बिजनेस में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है, प्लस जो मेरा कॉस्ट है, जो खर्चा है, वो भी ज्यादा है। अगर मैं मान के चलो कि यही बिजनेस करूं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब ऑनलाइन अगर यही बिजनेस करूं, तो एक तो इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम है, प्लस जो कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं कम है। तो वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस है, जिसके कारण काफी बार हम जब कंपैरिजन करते हैं कि ऑनलाइन चीजें सस्ती मिलती है, दुकानों में क्यों नहीं मिलती, ये इसी के कारण, क्योंकि दुकानदारों के जो खर्चे होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो रिस्क होता है, वो काफी ज्यादा होता है। तो ऑनलाइन के प्राइसेस पे काफी बार ये चीजें वो अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है आपका कन्वीनियंस। एक कन्वीनियंस की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं बेटा, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हमेशा टाइमिंग्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मान के चलो मेरा स्टोर का टाइम है 9 AM टू 9 PM। मतलब मुझे अगर यहाँ पे ट्रेडिशनल शॉप्स पे जाके चीजों को खरीदना है तो सुबह 9 बजे वो खुलेगा, रात को 9 बजे वो बंद हो जाएगा, प्लस मान के चलो कि संडे को वो बंद रहेगा।
ठीक है। अब देखिए मेरी तो छुट्टी संडे को होती है, सुबह 9 बजे मुझे ऑफिस जाना होता है, आते आते 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, तो मैं कैसे स्टोर्स पे जाऊं। बट वही बेटा अगर मैं ई बिजनेस की बात करूं या अगर मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात करूं, तो ये जो ई बिजनेस है इट इज अवेलेबल 24/7, 24 आवर्स 7 डेज अ वीक 365 डेज। तो रात को 1 बजे भी मुझे चीजों को ऑर्डर करना है, संडे को भी अगर चीजों को ऑर्डर करना है, घर बैठे करना है, ऑफिस से करना है, ट्रेन में से करना है, गाड़ी में से करना है, कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा ये कन्वीनियंट है, कस्टमर जब चाहे जहां चाहे जितने बजे चाहे जहां से चाहे ऑर्डर दे सकता है। तो इट इज मोर कन्वीनियंट एज वेल। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है यहाँ पे स्पीड। अब देखिए ई बिजनेस की स्पीड और ट्रेडिशनल बिजनेस की स्पीड को कंपेयर करता है। ठीक है, मान के चलिए कि यहाँ पे आपको लेना है ग्रोसरी आइटम्स। ठीक है, तो ग्रोसरी आइटम्स के लिए अगेन हम दो ऑप्शंस लेते हैं, एक तो हो गया आपका ट्रेडिशनल स्टोर और दूसरा आपका हो गया ऑनलाइन। ठीक है, अब देखिए ग्रोसरी आइटम्स अगर आपको परचेस करना है तो ट्रेडिशनल स्टोर में अगर आप जाओगे, स्पेशली ऐसे जो बड़े सुपरमार्केट्स होते हैं जहाँ पे चीजें थोड़ी सी सस्ती मिलती है, क्योंकि हम तो भाई इंडियंस है, एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं। ठीक है, तो जिधर सस्ता उधर ही हम जाएंगे। तो चलो यहाँ पे सुपरमार्केट से वहां पे चीजें कंपेरेटिवली सस्ती मिलती है। तो पहले तो आपको यहाँ पे सुपरमार्केट तक पहुंचने का ट्रैवल टाइम जाएगा। अगर आपके घर के सामने सुपरमार्केट है तो भाई नसीबदार हो, वरना आपको वहां तक पहुंचने का ट्रैवल टाइम जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप चीजों को कार्ट में डालोगे, उसके बाद यहाँ पे बिलिंग की लाइन में रुकोगे, उसके बाद गुड्स को आप यहाँ पे अपने व्हीकल में लोड करोगे, वापस ट्रैवल करके घर पे आओगे। मतलब 1 घंटे के काम के लिए करीबन आपको 3 घंटे लग जाएंगे आने जाने का। वहां पे रुको, चीजों को डालो, फिर लंबी बिल की लाइन में रुको, फिर एक एक गुड्स का वहां पे वो बिल बनाएंगे, फिर पैसा दोगे, फिर वापस कार्ट में डालोगे, गाड़ी में लोड करोगे, टाइम जाएगा। वही अगर मैं यहाँ पे ई बिजनेस की बात करूं तो आपका ट्रैवल टाइम तो है नहीं, आपको एक वेबसाइट को ओपन करना है जिसमें हार्डली 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट लगेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे चीजों को कार्ट में डाला, अब कार्ट में डालने के बाद बिलिंग के लिए कोई लाइन तो है नहीं, आपने एक बार चीजों को कार्ट में डाला, वो चीजें फाइनल है, डायरेक्टली आप यहाँ पे करते हो पेमेंट। ठीक है, पेमेंट होने के बाद ऑर्डर प्लेस हो गया, ऑर्डर डिलीवर आपके घर तक वही करेगा। यहाँ पे कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन बेटा ज्यादा है ना, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, ना इसमें ट्रैवल टाइम है, ना लाइन में रुकने का टाइम है, ना यहाँ पे डिलीवरी टाइम है। सिंपल। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज ग्लोबल रीच। अब ग्लोबल रीच की बेटा अगर बात करूं तो आप सभी को पता है कि इंटरनेट कनेक्ट्स पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए अगर आप एक ट्रेडिशनल शॉप खोलते, भले आपकी ग्रोसरी की दुकान हो, मतलब किराने की दुकान हो या जनरल स्टोर्स हो या मोबाइल की दुकान हो, तो जनरली आपके यहाँ पे आपके आजू बाजू के जो लोग हैं ना वही आएंगे। बेटा कोई दूसरे स्टेट से या दूसरे कंट्री से आपके दुकान पे चीजों को लेने नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। बट वहीं अगर आपने एक वेबसाइट ओपन कर दी तो वहां पे कोई भी कहीं से भी ऑर्डर दे सकता है, वो दूसरे स्टेट से हो सकता है, दूसरी कंट्री से भी हो सकता है, आपको बस वहां पे डिलीवर करना है। इसीलिए बहुत बार आपने यहाँ पे वेबसाइट या तो पेजेस पे देखा होगा, वो लिखते हैं वी डिलीवर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इंटरनेट पे बिजनेस को क्या ग्लोबल रीच कर सकते हो, दुनिया के हर कोने तक अपने बिजनेस को आसानी से पहुंचा सकते हो, और यहाँ पे ज्यादा मार्केट शेयर, ज्यादा कस्टमर्स पाने का आपके पास चांस बिल्कुल होता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे बेनिफिट क्या है, तो कहीं ना कहीं ये जो ई बिजनेस है ये आपका कॉस्ट बचाता है, ये आपका क्या बचाता है, कॉस्ट बचाता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट सेविंग की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे बहुत सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में लगते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो लेबर एक्सपेंसेस है, ठीक है, उसके बाद चीज़ों को स्टॉक करने का एक्सपेंसेस है, उसके बाद यहाँ पे लैंड
एक्सपेंसेस है, बहुत सारे से खर्चे हैं जो ई बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको नहीं करने होते, आपके बच जाते हैं। अगर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो ट्रैवल का खर्चा, चीज़ों को उठाने का खर्चा, ये खर्चे भी आपके बच जाते हैं। तो एक तरीके से ई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी कम है और कंपेरेटिवली ट्रेडिशनल बिजनेस से अगर इनका मंथली एक्सपेंस देखो तो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो काम करने के मंथली 50,000 का एक्सपेंस होता है वही ई बिजनेस में 20 to 25,000 हो सकता है। करीबन 40 to 50% तक भी एक्सपेंसेस में फर्क पड़ता है और इसीलिए वो लोग ये बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट्स कंज्यूमर्स को पास ऑन करते हैं कि उनके सेल्स इंक्रीज हो जाए, कि भाई मेरा खर्चा कम है तो मैं डिस्काउंट दे सकती हूँ, डिस्काउंट ज्यादा रहेगा तो कस्टमर्स ऑनलाइन चीजों को खरीदेंगे और यही उनका मेन स्ट्रैटेजी होता है। ज्यादा डिस्काउंट्स देते हैं इसलिए कस्टमर जो है ऑनलाइन चीजें परचेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज क्या है, मूवमेंट्स टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस के जो फॉर्म्स है, ठीक है, ये फॉर्म्स आजकल ये लोग ने ऑनलाइन कर दिए। पहले कैसे होता था, हम कॉलेज में जाते थे, लाइन में रुकते थे, फिर पैसा देते थे, फॉर्म मिलता था, उसको भरते थे, डॉक्यूमेंट्स अटैच करते थे, सबमिट करते थे। अब इसमें बहुत ज्यादा पेपर का इस्तेमाल होता था। आज आपको वही चीज डिजिटल फॉर्म पे करनी है। ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, डेटा भरना है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको डिजिटली अपलोड करना है। कोई इसका प्रिंट आउट जेरॉक्स लेके पेपर के फॉर्म में अपलोड नहीं करना। साथ ही साथ अगर हम बिलिंग प्रोसेस की भी बात करें तो ऑनलाइन जो बिल्स जनरेट होते हैं वो भी यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में होता है। ट्रेडिशनल स्टोर्स में बिल्स जनरेट करने में भी काफी ज्यादा पेपर यूज होता है। तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस हम एक तरीके से जो पेपर का इस्तेमाल है वो भी कम कर रहे हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी विच इज ऑब्वियसली बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट के लिए काफी हद तक यहाँ पे बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए अब ये तो यहाँ पे हो गया आपका बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, बट अभी तक क्या आपको समझ में आया? चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन पूछती हूँ आपको बस मुझे इतना बताना है कि ये कौन सी टाइप ऑफ, कौन से स्कोप ऑफ ई बिजनेस में आता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे सवाल है। मान के चलिए मिस्टर ए wants to sell his car which he has used for 2 years and is in very good condition. He lists his car on a website which sells used cars. ठीक है, यहां पे क्वेश्चन ये है, दिस इज which type of e-business ट्रांजैक्शन, ये कौन सा टाइप ऑफ बेटा ई बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शंस बहुत सिंपल है। ऑप्शन ए, इज इट B2B, ऑप्शन बी, इज इट B2C, ऑप्शन सी, इट इज C2C, या ऑप्शन डी, इट इज इंट्रा बी। आपको बस यहाँ पे एक छोटा सा आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसका आंसर क्या रहेगा। देखते हैं कितने बच्चों को यहाँ पे पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, आई रियली होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया होगा सो दैट आप इजीली कमेंट कर पाओ। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग को इंडिया में यहाँ पे ज्यादातर बच्चे कॉल सेंटर के नाम से जानते हैं। ये जो आउटसोर्सिंग है, जो बीपीओस है, इसको इंडिया में ज्यादातर लोग या बच्चे कॉल सेंटर के नाम से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है आउटसोर्सिंग, आप इसको समझ लो, फिर बीपीओ केपीओ पे जाएंगे। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो बिजनेसेस होते हैं, अब देखिए बिजनेस आप कौन से स्केल पे कर रहे हो, क्या आप एक सोल प्रोप्राइटर हो जो छोटे स्केल पे बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हो और आप एक मल्टीनेशनल कंपनी हो। अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें तो उनको एक दिन में लाखों काम करने होते हैं।
अब बहुत बार ऐसे होता है कि सारे काम खुद करने जाओ तो कोई काम ढंग से हो नहीं पाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि अगर कोई कंपनी है तो उसको प्रोडक्शन भी करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना है, प्रोडक्ट को बनाना भी है, प्रोडक्ट का पैकेजिंग भी करना है, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट भी करनी है, सप्लाई भी करना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, मार्केटिंग भी करना है, हजारों एक्टिविटीज करनी है भाई। तो कंपनीज कहती है कि इतनी सारी चीजों पे अगर हम फोकस करने जा रहे हैं तो काफी बार ऐसे होता है कि कोई चीज ढंग से नहीं होती। तो ऐसे केसेस में कंपनी क्या अपनाती है, वो करती है आउटसोर्स। अब देखिए कंपनी की कोई भी काम है या कंपनी की कोई भी एक्टिविटीज है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, कंपनी का कोई भी काम है या कंपनी की कोई भी एक्टिविटीज है, इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। एक होती है उनकी कोर एक्टिविटीज और दूसरी होती है उनकी नॉन कोर एक्टिविटीज। कोर एक्टिविटीज मतलब हर वो एक्टिविटी जो कंपनी के लिए क्रूशियल या तो आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट होती है, कि भाई ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस से चलना है। ठीक है, नॉन कोर एक्टिविटीज की बात करें मतलब ये यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है, इतनी जरूरी नहीं होती और इस पे अगर कंपनी फोकस ना भी करे तो भी चलता है। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, वो सोचती है कि जो हमारी कोर एक्टिविटीज है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको यहाँ पे खुद करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ तो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, प्रोडक्ट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसी के ऊपर तो मेरा बिजनेस डिपेंडेंट है ना, तो ये चीजें मैं खुद करूंगी। जबकि जो नॉन कोर एक्टिविटीज है इनको मैं क्या कर सकती हूँ, आउटसोर्स कर सकती हूँ, मतलब किसी थर्ड पार्टी से, किसी और कंपनी से ये चीजों को करवा सकती हूँ। जैसे प्रोडक्शन मेरे को ही करना है, प्रोडक्ट मेरे को बनाना है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट मुझे करना है, प्रोडक्ट डिजाइन मुझे डिसाइड करनी है, लेकिन ये प्रोडक्ट को बॉक्स में डाल के पैक करना क्या ये जरूरी है मैं ही करूं? ये काम कोई और भी कर सकता है ना। इनकी मार्केटिंग करना, बैनर्स बनाने, ब्रोशर्स बनाने, सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट करना है, ये कोई मार्केटिंग एजेंसी कर सकती है ना, जरूरी है इसको मैं ही करूं? नहीं। ये जो नॉन कोर एक्टिविटीज होती है, जो लेस इंपॉर्टेंट होती है, जो क्रूशियल नहीं है, जरूरी नहीं है उसको कंपनी करे, उन एक्टिविटीज को कंपनी आउटसोर्स करती है, मतलब किसी और से करवाती है। तो मार्केटिंग मेरे ही प्रोडक्ट का हो रहा है, बस उसको मैं नहीं कर रही, कोई ऐसी मार्केटिंग एजेंसी है जो इस काम में एक्सपर्ट है, मैंने उसको मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग का काम सौंप दिया। कोई एक कंपनी है जो पैकेजिंग में एक्सपर्ट है, मैंने उसको बोला भाई मेरे प्रोडक्ट की ऐसी ऐसी पैकेजिंग होनी है, पैकेजिंग तुम करोगे। आउटसोर्सिंग। याद रखिएगा कंपनी जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओनली नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स करती है, उन्हीं एक्टिविटीज को किसी और को सौंपती है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वही उसको करे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अगर मैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की बात करूं तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब सिंपल होता है कि बिजनेस अपना जो काम है वो किसी बाहर की एजेंसी या थर्ड पार्टी या किसी और कंपनी से करवाता है, काम उनका करता कोई और है। ठीक है, यहाँ पे अगर आउटसोर्सिंग की बात करें तो कंपनी हमेशा अपने कोर एक्टिविटीज पे फोकस करेगी। देखिए आउटसोर्सिंग करने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ही यही है कि कंपनी हर चीज पे फोकस नहीं कर पाती, तो वो सोचती है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे हम फुल्ली फोकस कर सके, और जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें किसी और को देकर कहीं ना कहीं हम अपना बर्डन यहाँ पे हल्का कर सके। तो यहाँ पे कंपनी अपने कोर एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज पे फोकस कर सके, और जो उनका रूटीन टास्क है या तो जो उनके नॉन कोर एक्टिविटीज है जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज है, मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, पैकेजिंग है, ये वो किसी और को यहाँ पे दे देती है कि भाई ये कोई और भी करेगा तो भी हमें दिक्कत नहीं है। इसी को कहते हैं आउटसोर्सिंग या तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है आपका आउटसोर्सिंग के कुछ ऐसे फीचर्स जहां पे आप आउटसोर्सिंग को, BPO को इन डिटेल समझोगे। देखो BPO की अगर बात करें या आउटसोर्सिंग की बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज ही यही आती है कि इसमें आप कोई ना कोई चीज को किसी और को सौंप रहे हो, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट आउट कर रहे हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आउट का मतलब क्या, ये सारा काम मैं ही कर रही हूं तो आउटसोर्सिंग कहां से हुआ? अगर आप आपका कोई काम, आपकी कंपनी का कोई एक पर्टिकुलर काम किसी और को सौंप रहे हो तब तो आउटसोर्सिंग हुआ।
और जब आप कोई और कंपनी को ये काम सौंपते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, उसने अपना जो काम है XYZ लिमिटेड को, उसने अपने काम को आउटसोर्स किया। कौन से काम को? तो मान के चलिए यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज को, ठीक है। इन शॉर्ट एबीसी कंपनी ने XYZ लिमिटेड को बोला कि देखिए आप एक काम करिए, हमारा जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जैसे अकाउंट्स बनाना, बुक्स मेंटेन करना, फाइलिंग करना बिल्स का, ये आप करिए, ठीक है। तो ऐसे केस में एबीसी लिमिटेड और XYZ के बीच में एक जाहिर सी बात है, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैंने बोल दिया तू करना, तो वो करके थोड़ी देगा। कितना पैसा, कितने साल के लिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ ना कुछ तो होगा, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट तो होगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो पेमेंट है, जो टाइम पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीजें इन डिटेल मेंशन्ड होती है। और इसीलिए हम कहते हैं इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, किसी और को अपने काम का कॉन्ट्रैक्ट देना। याद रखना, अपने काम का, वन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज जो आप करते थे उसको किसी और को यहाँ पे सौंपना, जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई, या तो आप यहाँ पे हाउस कीपिंग सर्विसेज कह सकते हो, ठीक है, या आप यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज कह सकते हो, एक्सेट्रा। मार्केटिंग हो सकता है, पैकेजिंग हो सकता है, एंड सो ऑन। देखिए कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कौन सी एक्टिविटीज उनको यहाँ पे नॉन कोर लग रही है और वो उसको आउटसोर्स करना चाहते हैं, या आउटसोर्सिंग में उनका बेनिफिट है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट फीचर यहाँ पे बेटा क्या कहता है, जनरली ओनली कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स। लेकिन एक वर्ड पे यहाँ पे फोकस करना, जो कहा गया है जनरली। बेटा देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज को आउटसोर्स करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बिजनेस अपने कोर एक्टिविटीज को नहीं कर सकता, कर सकता है, बट हर एक बिजनेस चूज करता है कि जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल एक्टिविटीज है, जो उनको लगता है कि उनकी कंपनी के लिए जरूरी है, वो उसको खुद करे। वो हर एक कंपनी चाहता है, क्यों? क्योंकि उनका पूरा कंट्रोल होता है उसके ऊपर, और बिजनेस बेटा उसके ऊपर टिका हुआ है ना, तो उस पे मैं किसी और पे भरोसा कैसे कर लूं? तो इसीलिए जनरली जो नॉन कोर एक्टिविटीज होती है, जैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट किसी और से मेंटेन करवाना, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग किसी और से करवाना, कुरियर है, कस्टमर सपोर्ट है, उसके अलावा यहाँ पे पैकेजिंग है, ठीक है, बहुत सारी कंपनी के लिए आईटी सर्विसेज है, ऐसे जो नॉन कोर एक्टिविटीज होते हैं। अब जैसे मैं किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकती हूँ कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर तू बना दे, मैं किसी और कंपनी को कह सकती हूँ कि भाई मेरे कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो तू मेंटेन कर सकता है। जो नॉन कोर एक्टिविटी जनरली उसी को आउटसोर्स किया जाता है, और इसके पीछे एक बहुत सिंपल कारण है, कोर एक्टिविटीज पे बिजनेस का सर्वाइवल टिका होता है, तो उसके लिए किसी और पे भरोसा करना थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, जो क्या कहता है कि कैन बी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव और अ थर्ड पार्टी यूनिट। अब सबसे पहले ये समझना है कि कैप्टिव और थर्ड पार्टी यूनिट क्या है, ठीक है। तो मैं अगर मान के चलो मेरी एक कंपनी है और मैं कहती हूँ कि मैं अपने बिजनेस एक्टिविटी को आउटसोर्स करना चाहती हूँ, किसी और को देना चाहती हूँ, चलो ठीक है, बट किसको दूं? तो मेरे पास दो ऑप्शन है, कैप्टिव यूनिट दे सकती हूँ, थर्ड पार्टी यूनिट को दे सकती हूँ। बट क्या होता है कैप्टिव यूनिट? ये देखो, कैप्टिव यूनिट का मतलब एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक फर्म के लिए काम करती है। तो मान के चलो मैंने बोला कि मैं कैप्टिव यूनिट को आउटसोर्स करूंगी, तो मैं उस कंपनी को बोलूंगी कि भाई तेरे को मेरा ये काम करना है, वो मेरे अलावा किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। मतलब साल भर मैंने उनको मेरा एक काम दे दिया, बट वो सिर्फ मेरा काम करेंगे। ऐसे नहीं कि मेरा भी काम कर रहे हैं, इसका भी काम कर रहे हैं, उसका भी काम कर रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ स्पेशली मेरे कंपनी के लिए काम करेंगे। अब उसके लिए आपके पास उतना ज्यादा काम और उतना ज्यादा देने के लिए पैसा होना चाहिए, ठीक है। बट यस, इंडिया की अगर बात करें, ठीक है, तो इंडिया में सबसे बड़ा कैप्टिव बीपीओ है जीई, जनरल इलेक्ट्रिक, जो इंडिया में है। इट इज अ कैप्टिव बीपीओ जो यहाँ पे एक सर्विस देता है टू इट्स पेरेंट कंपनी इन यूएसए। मतलब यूएसए की एक कंपनी है जिसने जनरल इलेक्ट्रिक इंडिया में जो है उसको एक कैप्टिव यूनिट के तौर पे सर्विस दी है। जनरल इलेक्ट्रिक सिर्फ इस कंपनी के लिए काम करता है और किसी को सर्विसेज नहीं देता। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब
सेकेंड टाइप ऑफ ऑप्शन जो जनरली यूज होता है उसको कहते हैं थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। अब थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर में ऐसा कोई कायदा नहीं है कि वो एक ही जन के लिए काम करे, इनके मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई अगर मार्केटिंग एजेंसी है तो एक कंपनी का मार्केटिंग कर रही है, दूसरे का भी कर रही है, तीसरे का भी कर रही है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही कंपनी का मार्केटिंग करे। इट माइट डू मार्केटिंग फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स और मल्टीपल कंपनीज। अब थर्ड पार्टी में भी दो तरीके के क्लासिफिकेशंस होता है। सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टल थर्ड पार्टी बीपीओस। हॉरिजॉन्टल थर्ड पार्टी बीपीओस का मतलब क्या कि ये जो है मल्टीपल सर्विसेज देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि XYZ जो है उसको मैं कहती हूं कि ये हॉरिजॉन्टल बीपीओ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल थर्ड पार्टी बीपीओ है। तो हो सकता है कि XYZ यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज दे, जैसे वो फाइनेंशियल सर्विस भी देता है, ठीक है, वो मार्केटिंग का काम भी करता है, वो साथ ही साथ पैकेजिंग का भी काम करता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि हॉरिजॉन्टल बीपीओस ऐसे होते हैं जो मल्टीपल सर्विसेज, दे प्रोवाइड सर्विस अक्रॉस बिजनेसेस, मल्टीपल सर्विसेज को दे सकता है। जबकि उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल बीपीओस की बात करूं, ठीक है, तो ये जो वर्टिकल बीपीओस होते हैं इनका एक स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बीपीओ है जो आईटी सर्विसेज देता है, कोई बीपीओ है जो सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, तो ये वर्टिकल बीपीओस है कि भाई मैं सिर्फ आईटी का काम करता हूं, जिसको आईटी का काम है वो मेरे पास आओ। हॉरिजॉन्टल क्या बोलता है, मैं आईटी भी करता हूँ, मार्केटिंग भी करता हूँ, पैकेजिंग भी करता हूँ, क्या करने का है बोलो। तो हॉरिजॉन्टल बेसिकली मल्टीपल नीड्स को केटर करता है, जबकि जो वर्टिकल बीपीओस होते हैं वो जनरली एक या दो काम में ही यहाँ पे स्पेशलाइज करते हैं और सिर्फ उसी काम को करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे जाते हैं नेक्स्ट पे। अब ये है कुछ एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। मान के चलो आपकी कंपनी है, आपको डिसीजन लेना है कि आउटसोर्सिंग करे या ना करे, तो इसके लिए आपको आउटसोर्सिंग के फायदे नुकसान दोनों को देखते हुए ये डिसीजन लेना है। तो मैं अगर कहती हूँ कि आउटसोर्सिंग करोगे तो क्या फायदा होगा, तो सबसे पहला बेटा यहाँ पे एडवांटेज होता है कि आप यहाँ पे जो आपकी कोर एक्टिविटीज होती है, ठीक है, आप ये कोर एक्टिविटीज पे फोकस कर पाओगे। क्यों फोकस कर पाओगे, क्योंकि इतना सारा जो आपके पास काम है उसमें से जो नॉन कोर एक्टिविटीज है अगर उसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर दिया, जैसे पैकेजिंग मैंने एक कंपनी को दे दिया, मार्केटिंग एक कंपनी को दे दिया, तो मैं अब सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस कर सकती हूँ ना। कंपनी जब अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स करती है, कंपनी का जो वर्क बर्डन है थोड़ा कम हो जाने पे वो अपने मेन काम कोर एक्टिविटीज पे इजीली फोकस कर पाती है। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे क्या है कि रिडक्शन इन कॉस्ट। अब बच्चे बोलते हैं मैम कॉस्ट कैसे कम हुआ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर मान के चलो कि आप यहाँ पे कहते हो कि मार्केटिंग आप खुद करोगे, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है कि खुद करोगे और आउटसोर्सिंग करोगे तो कॉस्ट में कैसे डिफरेंस आएगा। आप कहते हो कि मैं मार्केटिंग खुद करूंगा, अपने प्रोडक्ट्स का मार्केट खुद करूंगा, तो यहाँ पे मार्केटिंग में आपको मान के चलो बैनर्स बनाने हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे ब्रोशर्स प्रिंट करने हैं, आपको यहाँ पे मार्केटिंग की एक टीम अपॉइंट करनी है, आपको यहाँ पे मान के चलो डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ये सारी चीजें आपको खुद करना है, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए एक एक लोग को अपॉइंट करो, वो सिर्फ आपका काम करेंगे तो उनको पूरा सैलरी दो, प्रिंटिंग कराओगे तो 10-20 बैनर का कराओगे तो उसका कॉस्ट ज्यादा लगेगा। अब मान के चलिए कि यही काम अगर कोई मार्केटिंग एजेंसी कर रही है, ठीक है, तो आपके पास भी मान के चलो 5 स्टाफ है, उनके पास भी 5 स्टाफ है, सैलरी सेम है, बट आपका स्टाफ सिर्फ आपका काम करता है, बराबर है, आप सिर्फ अपने बैनर्स प्रिंट कराते हो, अपने ब्रोशर्स प्रिंट कराते हो। ये मार्केटिंग एजेंसी के यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, तो उसको अगर उसके पास 10 क्लाइंट है, हर एक क्लाइंट का 10-10 बैनर अगर प्रिंट कराना है तो भी 100 बैनर्स हो गए, सस्ता नहीं पड़ेगा। अगर 5 स्टाफ, वो 5 स्टाफ को 10 जन का मार्केटिंग करना है,
तो 50,000 में 10 जन का मार्केटिंग हो रहा है, यहाँ पे 50,000 में 1 जन का मार्केटिंग हो रहा है। तो जनरली क्या होता है, जो एजेंसीज होती है वो उस पर्टिकुलर काम में स्पेशलाइज होती है। स्पेशलाइज होने के कारण वो उसको बेहतर तो कर पाती है, साथ ही साथ वो वही काम मल्टीपल लोगों के लिए कर रही है, तो कॉस्ट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। और कॉस्ट जब डिवाइड हो जाता है तो ऑल इन ऑल आप वो काम जितने में कर पाते हो उससे कई गुना सस्ते में मार्केटिंग एजेंसी कर पाएगी। तो बहुत बार हमें लगता है आउटसोर्सिंग किया तो महंगा पड़ेगा ना, वो लोग तो अपना भी प्रॉफिट देखेंगे ना, लेकिन उनका कॉस्ट कम होता है बेटा, तो उनका प्रॉफिट जोड़ के भी इतना कुछ डिफरेंस कभी नहीं आता, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कॉस्ट भी बेटा आपका रिडक्शन हो सकता है या तो कम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे होती है क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस। क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस मतलब क्या, अब देखिए अगर कोई भी कंपनी है, मान के चलिए उनको मल्टीपल एक्टिविटीज करनी है, जैसे उनको प्रोडक्शन करना है, देन उसके बाद उनको पैकेजिंग करना है, उनको यहाँ पे मार्केटिंग एक्टिविटीज करनी है, उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एक्सेट्रा, ठीक है। आपको मल्टीपल चीजों को करना है, हर चीज में आप एक्सपर्ट हो जरूरी है। मैं नहीं कहती कि आप पैकेजिंग नहीं कर सकते हो, अभी आपको भी अगर मान के चलो किसी को गिफ्ट देना है, तो अगर गिफ्ट को आपको रैप करना है, पेपर में रैप करना है, आप कर सकते हो। बट एक ऐसी कंपनी जिनका काम है पैकेजिंग करना, वो जितनी खूबसूरती से उन गिफ्ट को रैप कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो? तो डिफरेंस यही है बेटा, देखिए आप हर काम को कर सकते हो बट आप हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो। तो जो काम जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो और वो नॉन कोर एक्टिविटी है, जैसे कि पैकेजिंग, जैसे कि मार्केटिंग, तो आप ऐसी एजेंसीज को सौंप दो जो उस काम में स्पेशलाइज है, एक्सपर्ट है, जो दिन रात वही काम करते हैं, उनको उसका ज्यादा नॉलेज है, तो उसका बेनिफिट तो आपको ही मिलेगा ना। वो आपके प्रोडक्ट्स को आपसे तो बेटर पैक कर पाएंगे, तो ज्यादा ही बिकेगा ना। क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस कि भाई हर काम एक्सपर्ट्स को सौंपो, कि हर काम में आपको एक्सपर्टाइज मिले। जिस काम में आप एक्सपर्ट हो वो आप खुद करो, जिस काम में आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो वो एक एक्सपर्ट को सौंपो, आप मत करो, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे क्या है, ग्रोथ थ्रू अलायंस। अब देखिए बहुत सारी जो कंपनीज है आज की तारीख में, ऐसी भी कंपनीज है जो अपने कोर एक्टिविटीज को तक आउटसोर्स करती है। अब आप बोलोगे मैम अभी बोला कि नॉन कोर एक्टिविटीज आउटसोर्स होता है, इसीलिए कहा था जनरली, लेकिन आजकल ऐसी भी कंपनीज है जो अपने कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स करती है या तो अलायंस के साथ मिलकर करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट डेटा शेयरिंग, तो बहुत सारी कंपनीज है जो आउटसोर्सिंग कंपनीज के साथ रिसर्च एंड डेटा शेयरिंग करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट साथ में करती है, कि भाई देखो दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो यहाँ पे दोनों का बेनिफिट हो रहा है, सो व्हाई नॉट। आप भी ग्रो हो रहे हो, हम भी ग्रो हो रहे हैं, आपके डेटा से अगर हमारी कंपनी ग्रो होगी तो आपका भी काम बढ़ेगा, तो आपका भी ग्रोथ होगा। यहाँ पे ग्रोथ थ्रू अलायंस, दोनों का मिलकर ग्रो होना। अभी देखिए जाहिर सी बात है कि अगर मेरे कंपनी का काम बढ़ेगा तो मैं सामने वाले को ज्यादा काम दूंगी, तो उसका भी तो ग्रोथ होगा ना। ग्रोथ थ्रू अलायंस, मिलकर ग्रो होना, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए इंडिया जैसी कंपनी की, इंडिया जैसे कंट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे बीपीओस है, या तो आप कह सकते हो आपकी भाषा में बहुत सारे कॉल सेंटर्स भी है। अब इतने सारे बीपीओस जो इंडिया में सेटअप किए गए हैं, जहां पे बहुत सारे फॉरेन कंपनीज अपने काम को आउटसोर्स करता है, बेटा ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। इंडिया में अगर काम को आउटसोर्स होता है तो वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम ज्यादा होगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो इन चीजों के कारण इंडिया का जीडीपी बढ़ना, इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ना,
ठीक है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ना, ये चीजें होगी ना, और यही तो इंडिकेटर्स होते हैं ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और क्या होता है, जनरली आउटसोर्सिंग जब आप करते हो तो आप ये देखते हो कि कहाँ पे आपका खर्चा कम हो रहा है आउटसोर्सिंग में, देखते हो ना। तो अगर मैं कहती हूँ यूएसए यूके जैसी कंट्रीज इंडिया से आउटसोर्स करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेबर चीपर है। लेकिन इंडिया को क्या इसका कोई फायदा नहीं होता है? होता है, अपने देश में भी ग्रोथ और डेवलपमेंट आता है, लोगों को नौकरियां मिलती है, इनकम जनरेट होता है, डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो इंडिया का भी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। यूएसए की कंपनी को तो फायदा होता ही है, इंडिया को नहीं होता क्या? होता है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट, जो कि है कुछ कंसर्न्स ऑफ आउटसोर्सिंग। अनडाउटेडली आउटसोर्सिंग बेनिफिशियल होता है, आउटसोर्सिंग से कंट्री का भी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है जिन कंट्रीज में आउटसोर्सिंग हो रहा है। बट इसके कुछ कंसर्न्स है जिनको आपको याद रखना है कि भाई इसमें कुछ दिक्कतें भी आती है, कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जैसे सबसे पहला कंसर्न है कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी की हो सकता है कि आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ शेयर करनी पड़े। अब देखो, मैं अगर आपको कहती हूँ कि मेरा काम करो, तो काम करने के लिए अगर कुछ आपको मेरे प्रोडक्ट या कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो देना पड़ेगा ना। मैंने आपको बोला कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मैनेज करो, मेरा पूरा डेटा फाइनेंशियल आप मैनेज करो, तो आपको मेरे कंपनी का मैं फाइनेंशियल डेटा ही नहीं दूंगी, बिल्स ही नहीं दूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दूंगी, तो आप कर पाओगे क्या? नहीं। तो मुझे मेरा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा। अब मान के चलिए वर्स्ट केस सिनेरियो में ये जो आपकी थर्ड पार्टी है, इसने अगर ये इंफॉर्मेशन लीक या तो शेयर कर दिया आपके कॉम्पिटिटर के साथ। देखिए बेटा, पैसों का लालच कभी कुछ भी करा देता है। तो मान के चलिए आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक कर दी आपके कॉम्पिटिटर को, उनको दे दी, फिर बवाल मच जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स करो। भाई इतना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये लीक हो गया, नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, तो स्वेट शॉपिंग। स्वेट मतलब तो पसीने की शॉपिंग ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्वेट शॉपिंग का मतलब क्या होता है कि जनरली हम यहाँ पे जो लेबर टास्क होता है या लेबर इंटेंसिव टास्क होता है, हम वही लोगों से आउटसोर्स करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए कि कोई एक कंपनी है यूएसए में, ठीक है, यूएसए की एक कंपनी है, उसने अपना आफ्टर सेल सर्विस, या तो आप कह सकते हो मान के चलिए कि कस्टमर सपोर्ट, यहां पे आउटसोर्स कर दिया इंडिया में कि भाई प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, हम बेचेंगे, पर प्रोडक्ट्स बेचने के बाद अगर कुछ कंप्लेंट्स आते हैं, कुछ इश्यूज आता है, तो उसके लिए कस्टमर सपोर्ट लगता है, जिसके ऊपर टोल फ्री नंबर है, कॉल करके वो लोग कंप्लेंट रजिस्टर कर सके। तो ये काम हम इंडिया में देते हैं कि वहां पे लोग ये कॉल्स आंसर करेंगे और उसका जो भी डेटा एंटर करना है, जो भी कंप्लेंट रेस करना है, वो आप करो। तो यहाँ पे आपको सीखने क्या मिल रहा है? आपको बस एक ट्रेनिंग दे दी कि देखो ऐसा फोन उठाना है, ऐसे बात करना है, ऐसे यहाँ पे डेटा एंटर करना है। आप सीख क्या रहे हो? कोई स्किल्स, कोई टैलेंट, कोई डेवलपमेंट? आपको बोला ये करो, आप कर रहे हो, बस कर रहे हो, बस कर रहे हो, बस कर रहे हो। स्वेट शॉपिंग से कहीं भी यहाँ पे आपका ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट, आपका स्किल एनहांसमेंट, आपकी करियर ग्रोथ नहीं है। बस एक काम बोला, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, दिन भर करते जाओ, उसकी सैलरी, दैट्स ऑल। इसको कहते हैं स्वेट शॉपिंग, जो कि ऑब्वियसली कंसर्न है कि भाई कोई भी यहाँ पे एम्प्लॉय अपने आप को ग्रो या डेवलप नहीं कर पाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट चीज बेटा आती है एथिकल कंसर्न। देखिए बेटा, यहाँ पे अगर मैं कभी भी आउटसोर्सिंग की बात करूं, तो आउटसोर्सिंग करने का और एक कारण होता है कि बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में जो लेबर होता है, ये लेबर काफी सस्ता होता है कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज। तो मुझे लगता है अगर मैं यही काम अपने कंट्री में कराऊं तो महंगा पड़ेगा, तो क्यों ना उसको आउटसोर्स करके सस्ते में यही काम करा के लूं, ठीक है। तो ऐसे केस में
सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर ये डेवलपिंग कंट्रीज इसको और चीपर करने के लिए मान के चलिए कि यहां पे विमेन एम्प्लॉयमेंट करे, या तो चाइल्ड लेबर पे चले जाए, ठीक है, और उनका एक्सप्लॉइटेशन करे एम्प्लॉयज का जो भी है, फिर क्या? देखिए डेवलपिंग कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगारी होती है, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में कायदे तो है बट इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज में आउटसोर्सिंग एजेंसीज या कंपनीज होती है वो अपने कॉस्ट को और कम करने के लिए चाइल्ड लेबर करना, विमेन एम्प्लॉयमेंट करके उनको कम सैलरी में अपॉइंट करना, जो बाकी एम्प्लॉयज है उनको एक्सप्लॉइट करना, 8 घंटे की सैलरी में 12-12 घंटे काम कराना, ये चीजें हो सकती है। तो दिस इज एन एथिकल कंसर्न, ये गलत है, ये गलत है, आप ये नहीं करा सकते, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज रिसेंटमेंट इन द होम कंट्री। देखिए रिसेंटमेंट इन द होम कंट्री मतलब क्या और ये कब होता है? अगर मान के चलिए कि यहाँ पे मैं बात करती हूँ यूएसए जो यहाँ पे आउटसोर्स कर रहा है इन इंडिया, लेकिन अगर यूएसए में ही अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अगर मान के चलिए यूएसए इंडिया में अपने काम को आउटसोर्स कर रहा है, मतलब वो अपना काम इंडिया को दे रहा है और इंडिया के लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लेकिन यूएसए में खुद अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनके लोग यहाँ पे झगड़ा नहीं करेंगे? अरे भाई आपके ही देश में बेरोजगारी है और आप काम किसी और देश को दे रहे हो, कैसा चलेगा? लोग रिसेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, नहीं चलाएंगे, याद रखना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मोस्ट ऑफ द डेवलप कंट्रीज जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को लेके इतनी दिक्कतें नहीं होती वही आउटसोर्स कर पाती है। इंडिया बोलेगी कि आज हम अपना काम आउटसोर्स करते हैं, अरे भाई इंडिया में ही इतनी बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है तो इंडिया के लोगों को पहले काम देना चाहिए कि पहले बाहर देश के लोगों को काम देना चाहिए? तो रिसेंटमेंट होगा, याद रखना, ठीक है। चलिए, आई रियली होप कि आउटसोर्सिंग के फायदे और उसके जो कंसर्न्स है, जो दिक्कतें आ सकती है, ये आपके लिए क्लियर है, ठीक है। चलिए फिर आगे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम केपीओ की बात करिए तो देखिए बीपीओ केपीओ एक तरीके से आप बोल सकते हो भाई 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 भाई, लेकिन किस चीज का भाई? मतलब डिफरेंस क्या है? एक तो अल्फाबेट का अंतर है यार, बी और के। तो बी इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो के इज क्या? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं बीपीओ की बात करूं और केपीओ की बात करूं तो जनरली बीपीओ में जो काम होता है उसके लिए कोई भी स्किल्ड या तो आप कह सकते हो प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बीपीओज में मान के चलिए आपको आफ्टर सेल सर्विस या तो कस्टमर सपोर्ट देना है, तो ऐसे केस में बेसिक आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन की ट्रेनिंग वगैरह की जाती है, आपको प्रोडक्ट रिलेटेड समझाया जाता है कि कॉल आएगा ऐसे उठाना है, ऐसे बातें करनी है, ऐसे डेटा एंट्री करना है। अब कोई भी व्यक्ति ये काम कर सकता है, बट केपीओ की बात करें तो केपीओ में जब हम कहते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो इस केस में, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं हु आर हाईली स्किल्ड, जैसे कि लॉयर्स हो गए, ठीक है, इनको यहाँ पे सर्विसेज देनी होती है। तो केपीओ की बेटा अगर बात करें तो केपीओ में मेन डिफरेंस यही है कि जो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन है उस चीज के लिए ये केपीओ को यहाँ पे यूज किया जाता है, और इसके लिए बहुत ही हाईली स्किल्ड स्टाफ की जरूरत होती है। कोई भी व्यक्ति केपीओ में काम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड एंड एक्सपर्टाइज सर्विस की जरूरत होती है, ठीक है। तो केपीओस में जैसे लॉयर्स है, एनिमेशन एक्सपर्ट्स है। देखिए बहुत बार ऐसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपकी इंडिया में कंपनी है, आपको एक उसका बिजनेस सेटअप यूके में करना है, तो यूके के कायदे कानून, लोग, उनकी पसंद नापसंद, चॉइसेस, प्रेफरेंसेस अलग है, तो मुझे उन चीज़ों के बारे में जानना है, उनके कायदे कानून जानने हैं, तो इसके लिए मैं केपीओ सर्विस जो वहाँ पे है उसको यूज़ कर सकती हूँ। अब लीगल अगर केपीओ है, एलपीओ है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो यहाँ पे मैं उनकी मदद लेकर वहाँ के जो कायदे कानून है, लीगल प्रोसेसेस है, उसको समझकर उस हिसाब से वहाँ पे बिजनेस सेटअप कर सकती हूँ। डिफरेंस सिर्फ इतना है, दोनों केस में यहाँ पे सर्विसेज ही आउटसोर्स हो रही है, बट इन केपीओ जो स्पेशलाइज सर्विसेज होती है जैसे लीगल सर्विसेज है उसको आउटसोर्स किया जाता है, जबकि बीपीओ में जो सेमी स्किल्ड सर्विसेज होती है जिसमें कोई प्रोफेशनल्स या हाईली स्किल्ड स्टाफ की जरूरत नहीं होती, उन सर्विसेज को यहाँ पे आउटसोर्स किया जाता है, ठीक है। यही एक मेन डिफरेंस है जो बीपीओ और केपीओ को यहाँ पे थोड़ा सा अलग बनाता है। अब केपीओ के कुछ फीचर्स देखें
जो हमें थोड़ा सा और ये डिफरेंशिएट करने में मदद करेगा। तो केपीओ के अगर फीचर्स देखें, सबसे पहले लाइक आई सेड ये सिर्फ नॉलेज इंटेंसिव बिजनेसेस पे फोकस करेगा जिसमें एक्सपर्टाइज लोगों की जरूरत होती है। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको एलपीओ भी कहते हैं, जहां पे सारे लॉयर्स होते हैं जिनके पास एक्सपर्टाइज लीगल सर्विसेज होती है, उस डोमेन में एक्सपर्टाइज होती है, वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो ये सर्विसेज आपको देते हैं। ठीक है, सेकेंड फीचर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वैल्यू फॉर क्लाइंट क्रिएट किया जाता है बाय गिविंग देम एक्सपर्टाइज सर्विसेज। देखिए, जब भी बिजनेस को लगता है कि कोई चीज में उनको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए या कोई चीज में उनको एक एक्सपर्ट व्यक्ति की जरूरत है, चाहे वो लीगल प्रोसेस को लेकर हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे वो बिजनेस एनालिस्ट को लेकर हो, तो कभी भी हमें लगता है कि यहाँ पे हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति की सर्विस चाहिए जो उस डोमेन में एक्सपर्टाइज है, तो केपीओ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसीलिए बिजनेसेस का वैल्यू जनरेशन होता है, मतलब बिजनेसेस को यहाँ पे एक्सपर्ट सर्विस मिलने के कारण जो सेटिस्फैक्शन है, जो उनका यहाँ पे बेनिफिट है, वो इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है कि दे इन्वॉल्व मोर एडवांस स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड ऑन एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई सिंपल काम नहीं करना, जैसे कि फोन उठाना है, डेटा एंटर करना है, नहीं। केपीओ में काम करने वाले लोगों के पास एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज सर्विस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, कि भाई ये चीज में ये कैसे होता है, उसको लेकर जो एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज है उसकी जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली यहाँ पे स्किल्ड इंटेलेक्ट लोगों की जरूरत होती है केपीओस में, जो ये इंपॉर्टेंट एक्सपर्टाइज सर्विसेज को दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट इज कि इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड रिजल्ट्स इन कॉस्ट सेविंग। जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पे अगर मैं कोई चीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं केपीओ का इस्तेमाल करके एक्सपर्ट सर्विस लेके कहीं ना कहीं अपने कंपनी का बेनिफिट ले रही हूँ। और लीगल सर्विस के लिए कंपनी में खुद एक लॉयर हायर करो, साल भर की सर्विस दो और यहाँ पे सैलरी दो, तो इस केस में उससे अच्छा मैं एलपीओ के पास जाके जब जरूरत पड़े पैसे दे के सर्विस ले ली, कंपेरेटिवली सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं फिर नेक्स्ट पे, जो कि है यहाँ पे केपीओ के और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स। देखिए, कुछ केपीओ के एग्जाम्पल्स में सबसे पहले तो हमेशा आपका आएगा लीगल प्रोसेसेस, जिसको एलपीओ भी कहते हैं। ठीक है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। उसके अलावा पेटेंट सर्विसेज है, डेटा एनालिसिस है, एडिटोरियल प्रोसेस है, वैल्यूएशन है, एनिमेशंस है। जहां पे भी आपको लगता है कि इन चीजों में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको इसका एक्सपर्टाइज है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ने कोई नया इन्वेंशन किया, तो इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट का फाइलिंग होता है, लेकिन पेटेंट फाइल करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मुझे नहीं आता उसको सही तरीके से करना, तो मैं क्या करूं? तो ऐसे केपीओस होते हैं जो पेटेंट सर्विसेज देते हैं कि भाई अगर आपको पेटेंट फाइल करना है हम करके दे सकते हैं, हमको ये अच्छे से आता है, तो उनसे करवा लो ना भाई। अगर यहाँ पे एनिमेशंस करनी है, मूवी बनाई, तो मूवी में मुझे एनिमेशंस करना है, मुझे मूवी बना नहीं आती है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, बट एनिमेशन नहीं आता है, तो किसी एनिमेशन सर्विस प्रोवाइडर से करा लो जो उसमें एक्सपर्टाइज है। सिंपल बात। तो यहाँ पे केपीओस में याद रखना स्पेशलाइज सर्विसेज ही दी जाती है, जहाँ पे एक्सपर्ट इंटेलेक्ट स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है, प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, याद रखना। ठीक है, बिकॉज ये एक ही चीज है जो यहाँ पे बीपीओ को केपीओ से थोड़ा सा अलग बनाती है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रोसेस। अब जनरली प्रोसेस समझाने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हमें से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कोई चीज ऑनलाइन खरीदी है, तो इसीलिए अगर ये प्रोसेस समझाते ना, देखिए प्रोसेस है तो स्टेप वाइज लिखना है, बट इस क्वेश्चन में ना बच्चों को झंझट ही नहीं, क्योंकि अपन ने ऑनलाइन परचेस किया ना, तो अपने को मालूम है पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, बट फिर भी समझा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कभी भी अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, पहली बार ध्यान से सुनना, कोई भी अगर यहाँ पे ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं और अगर वो वेबसाइट पे पहली बार जाते हैं कि आज तक यहाँ से हमने कभी कुछ नहीं खरीदा, पहली बार खरीद रहे हैं, तो ऐसे केस में सबसे पहला काम होता है कि हमें उस वेबसाइट पे करना होता है रजिस्ट्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस या तो फोन नंबर, एंड दूसरा आपको यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना होता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपका एड्रेस मांगा जाता है, ठीक है, एक्सेट्रा।
तो कुछ ऐसी पर्सनल डिटेल्स होती है जिसको आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। इन पर्सनल डिटेल्स को एंटर करके सबसे पहले उनके वेबसाइट पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, या तो इसको आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट ऐसे आता है, ठीक है, या तो साइन अप, कि भाई अभी तक अगर आपने हमसे कुछ खरीदा नहीं है तो आप एक यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। ये वन टाइम प्रोसेस हमेशा होता है। उसके बाद कभी भी वेबसाइट से खरीदना है तो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, काम खत्म। अकाउंट बस एक बार क्रिएट करना है फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हो। आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स लगेगी, एंटर करो, अकाउंट क्रिएट करो। अब चलो अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब आता है मेन काम, शॉपिंग। तो यहाँ पे एक वर्चुअल कार्ट होती है, ठीक है, ऐसे एक कार्ट वाला ऐसा, ठीक है, एक सिंबल होता है, एक वर्चुअल ऐसे यहाँ पे कार्ट होती है। जनरली अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर में ये कार्ट का सिंबल होता है, ठीक है। आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपने यहाँ पे एक शर्ट देखा, आपको ये शर्ट यहाँ पे पसंद आया, तो शर्ट के नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐड टू कार्ट। ये ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा। जैसे जैसे प्रोडक्ट ऐड करोगे वर्चुअल कार्ट में ये प्रोडक्ट्स ऐड होते जाएंगे। अगर आपको फाइनल बाइंग के पहले आपको लगता है कि अरे यार ये प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए या इसको बाद में लेंगे, इससे अच्छा ये है, तो आप यहाँ पे कार्ट प्रोडक्ट को निकाल भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो बेसिकली सेकेंड स्टेप ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्या होता है, अपने शॉपिंग कार्ट्स में, जो कि एक वर्चुअल शॉपिंग कार्ट है, इसमें आपको प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इनमें से प्रोडक्ट्स को निकाल भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। एक बार आपको लगता है कि चलो जो चीजें खरीदनी थी सारी चीजें मैंने यहाँ पे कार्ट में डाल दी, मेरा कार्ट अभी फाइनल है, मुझे इन चीजों को खरीदना है, उसके बाद थर्ड स्टेप आता है उन चीजों का पेमेंट करना। देखो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस मिलता है। कुछ कॉमन ऑप्शंस जो हमेशा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अवेलेबल होता है, वो सबसे पहले हमेशा आता है आपका COD, कैश ऑन डिलीवरी, कि भाई यहाँ पे गुड्स जब आपके घर पे हम लेकर आएंगे तभी आप हमें उसका पैसा दे देना, गुड्स को ले लेना, तो गुड्स लो पैसा दो, कभी जब डिलीवरी की जाएगी, ठीक है। तो कैश ऑन डिलीवरी, गुड्स को आपको डिलीवर करने जब वो आएंगे तब आप उसका पैसा दो। अब बहुत टाइम ऐसे होता है, कुछ नए वेबसाइट्स होते हैं जिनके ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं होता, भरोसा नहीं होता, ऐसे केस में हम जनरली कैश ऑन डिलीवरी चूज करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड मेथड होता है वो होता है चेक। अब जनरली बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम ये चेक वाला तो हमने तो नहीं देखा, हम इतने सारे वेबसाइट से खरीदते हैं पर उसमें चेक का तो ऑप्शन नहीं आता। देखिए ये चेक का जो ऑप्शन है, याद रखना जनरली ये B2B ट्रांजैक्शंस में ज्यादा यूज होता है, ठीक है, जहां पे बल्क बाइंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो बल्क बाइंग में जनरली जो अमाउंट होता है वो काफी लार्ज होता है और इसके लिए ऐसे केस में यहाँ पे चेक ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। पर चेक ट्रांजैक्शन में कभी भी होता कैसे है कि मान के चलिए आपने कोई ऑर्डर को प्लेस किया, अब आपने बोला हम चेक पेमेंट करेंगे, तो ऐसी केस में जनरली जो सेलर होता है वो एक व्यक्ति को अरेंज करता है जो आपके एड्रेस से, गिवन एड्रेस से चेक को पिक करे, क्योंकि चेक में देयर आर चांसेस कि अगर अकाउंट में बैलेंस है वो बाउंस हो सकता है, तो फ्रॉड एंड फेलियर्स के चांसेस है। तो पहले यहाँ पे सेलर एक अरेंजमेंट करके चेक को पिक करवाता है, उस चेक को डिपॉजिट करता है। डिपॉजिट होने के बाद अगर चेक क्लियर हो गया और पेमेंट हो गया तब जाके गुड्स आपको डिलीवर किए जाते हैं। बट जनरली जो लार्ज ट्रांजैक्शंस होते हैं, B2B ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें ये चेक ऑप्शन ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे आती है दैट इज योर नेट बैंकिंग। अब नेट बैंकिंग में IMPS है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, RTGS है या NEFT है, ठीक है। ये ऑप्शंस होते हैं जो जनरली अवेलेबल होते हैं। आप सभी को पता है कि RTGS में एक लिमिटेड 2 लाख की, तो जनरली यहाँ पे जो यूज होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में जो मेजोरिटी यूज होता है दैट इज इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, IMPS, जहाँ पे आप ऑनलाइन इमीडिएट पेमेंट करते हैं, क्योंकि NEFT में भी नेट होके फिर ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, तुरंत नहीं होते, तो तुरंत ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाता, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में वाया
इंटरनेट पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे पैसा ट्रांसफर हो गया, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है और आपको चीजों को डिलीवर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड्स है, दैट इज अ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जिसको प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, क्योंकि वो एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसको हम यूज करते हैं। तो जनरली हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नंबर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट्स पे कार्ड नंबर, फिर उसका यहाँ पे एक्सपायरी, ठीक है, और उसका सीवीवी, ये जनरली हमें एंटर करना होता है। उसके बाद हमें हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी आता है। ये ओटीपी एंटर करने के बाद जो हमारा ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन हमारा अप्रूव हो जाता है। ठीक है, अप्रूव होते ही हमारे अकाउंट से, अगर डेबिट कार्ड है तो अकाउंट से पैसे डेबिट होके सेलर के अकाउंट में चले जाते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड है तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो ये अमाउंट सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, पैसा जाता है, ऑर्डर प्लेस होता है। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अगेन वन ऑफ द मोस्ट यूज तरीका है जिससे लोग यहाँ पे ऑनलाइन चीजों को खरीदते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आज के जमाने में यूज होता है दैट इज डिजिटल कैश। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं पेटीएम, ठीक है, तो पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, बहुत सारे ऐसे डिजिटल वॉलेट्स है जो आज के तारीख पे लोग यूज करके यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऑल एंड ऑल पेमेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। हर एक व्यक्ति की चॉइस होती है कि भाई वो कौन से पेमेंट मैकेनिज्म को यहाँ पे चूज करे और पेमेंट करे। साथ ही साथ हर एक वेबसाइट पे डिफरेंट पेमेंट मैकेनिज्म हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक वेबसाइट पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो। कुछ ऐसे भी वेबसाइट्स है जो कुछ प्रोडक्ट्स पे सीओडी नहीं भी देते। ठीक है, तो अगेन ये वेरी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। तो कुछ ऐसे रिस्क या सिक्योरिटी थ्रेट्स जो ई बिजनेसेस से जुड़े हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस फॉर्म यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। बिजनेसेस में हमेशा रिस्क होता है, और यहाँ पे जब मैं ई बिजनेस की बात कर रही हूँ तो रिस्क दोनों बायर एंड सेलर दोनों को होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बायर रिलेटेड रिस्क बोल रही हूँ कि अगर मान के चलो आप ऑनलाइन चीजों को खरीदते हो तो क्या इसमें रिस्क होता है, तो सबसे पहला यहाँ पे रिस्क होता है आपका ट्रांजैक्शन रिस्क। अब देखिए, ट्रांजैक्शन रिस्क भी कई तरीके के होते हैं। जैसे एक हो गया कि मान के चलो यहाँ पे आपका ऑर्डर टेकिंग गिविंग में गड़बड़ हो गया कि भाई आपने ऑर्डर प्लेस किया और सेलर को ऑर्डर मिला ही नहीं, तो सेलर बोलता है हमें तो आपका ऑर्डर नहीं आया। या दूसरा केस में आपने यहाँ पे ऑर्डर दिया ही नहीं और सेलर को ऑर्डर आ गया। तो दोनों केस में यहाँ पे ऑर्डर गिविंग एंड टेकिंग में रिस्क है। ऑर्डर दिया नहीं और ऑर्डर चला गया तो आपको तो चीज चाहिए नहीं। ऑर्डर दिया और उसको मिला नहीं, अरे भाई पैसे दे दिए, ऑर्डर हो गया, बट आपको वो बोल रहा है मेरे को ऑर्डर नहीं मिला, ऐसे कैसे चलेगा। तो इसको क्या कहते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिस्क। अब दूसरा और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क है वो है डिफॉल्ट डिलीवरी। आपने मंगाया एक चीज, डिलीवर हुआ दूसरा चीज, या तो मंगाया आपने, डिलीवर हुआ किसी और के एड्रेस पे। तो बेसिकली आपने जो गुड्स को ऑर्डर किया और जिसके लिए पेमेंट किया वो आपके पास आया ही नहीं, डिलीवर ही नहीं हुआ, गलत एड्रेस पे गया, या आपको भले दूसरा गुड्स आया, दोनों केस में तो दिक्कत है। ये भी एक रिस्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट इन पेमेंट। अब देखिए, बहुत बार ऐसे होता है कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, अब इसमें कोई अगर टेक्निकल ग्लिच आ गया या कोई दिक्कत आ गई तो बहुत बार आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होते हैं बट सेलर के अकाउंट में जाते नहीं। तो सेलर बोलता है भाई मेरे अकाउंट में तो पैसे नहीं आए, आप बोलते हो कि अरे यार मेरे अकाउंट से तो डेबिट हो गए। तो ये भी रिस्क है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं इन रिस्क को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। कस्टमर सपोर्ट सेटअप किए जाते हैं, अगर डिलीवरी गलत हो गई है इन्फॉर्म करने पे आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर यहाँ पे डेबिट हो गया है आपके बैंक अकाउंट से सेलर के अकाउंट में नहीं गया तो वो जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसको लेकर इसको सॉल्व किया जाता है। ऑब्वियसली इसको लेकर मेजर्स लिए जा रहे हैं कि डिफॉल्ट्स को या रिस्क को मिनिमाइज किया जाए, बट रिस्क तो फिर भी है मेरे दोस्त, है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क यहाँ पे बेटा होता है उसको हम कहते हैं डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। अब देखिए, हम कोई भी अगर ऑनलाइन बाइंग करते हैं या ऑनलाइन चीजों को खरीदते हैं तो ऐसे समय पे हम अपनी पर्सनल डिटेल्स वहां पे शेयर करते हैं। जैसे अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया तो उसमें आपने अपना नाम, फोन नंबर और पासवर्ड सेट किया। फिर गुड्स को अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो आपके घर के एड्रेस पे डिलीवरी ले रहे हो तो आपका डिलीवरी एड्रेस सेट हुआ। और सबसे खतरनाक चीज, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो काफी बार आपकी कार्ड डिटेल्स या बैंकिंग डिटेल्स उधर स्टोर होता है। अब कंपनी तो कहती है कि भाई हमारे कंज्यूमर्स का डेटा पर्सनल है और हम इसको उनकी परमिशन के बिना किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया।
लेकिन बाहर के लोगों का क्या, जो यहाँ पे ये डेटा को चोरी करने की कोशिश करते हैं अपने फायदे के लिए। कभी आपने ये वर्ड सुना ही होगा भाई, हो ही नहीं सकता है, वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज, आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी और के कब्जे में, जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि कोई आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है, और आपकी इंफॉर्मेशन अंडर रिस्क आ जाती है। अब बेटा वायरस की भी बात करें ना, तो इसके कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं लेवल 1 वायरस कहूँ, तो लेवल 1 में एक्चुअली क्या होता है कि आपकी स्क्रीन पे कुछ अनोइंग सी चीज वो डाल देता है। तब जब भी ऑन करोगे स्क्रीन पे आपका जो डेटा आना चाहिए उसके बदले एक ऐसा स्माइली का फोटो या एक ऐसा जोकर का फोटो, ऐसा कुछ आ जाता है। अनोइंग मतलब वो दिखा रहा है कि भाई तेरे कंप्यूटर में मैं घुसा हुआ है। दैट इज लेवल 1, जहां पे वो आपको अनॉय कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको यहाँ पे फ्रस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे आता है आपका लेवल 2 का वायरस, जहां पे वो आपको काम करने में रुकावट देता है। कोई आपकी फाइल गायब कर देता है, ठीक है, आप फाइल ओपन कर रहे हो तो ओपन ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डिस्टर्बेंस आता है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप अपने इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत है, ठीक है। बट उससे भी खतरनाक होता है लेवल 3 एंड 4। देखिए लेवल 3 में वो आपकी डेटा फाइल्स को डैमेज करने की धमकी दे रहा है या कर रहा है। आपके फाइल्स को डिलीट कर देना, आपके फाइल के इंफॉर्मेशंस को डिलीट करना, आपके डेटा को डैमेज करना। और ये डेटा क्रूशियल होता है, वरना तो डैमेज करना, अरे छोड़ना, बट इंपॉर्टेंट डेटा को डैमेज करना। और सबसे खतरनाक होता है भाई मेरे लेवल 4 का वायरस, पूरे सिस्टम को ही खल्लास कर देने का, डिस्ट्रॉय द एंटायर सिस्टम। ना वो सिस्टम चालू होगा, ना उसका डेटा मिलेगा, ना उसका एक्सेस होएगा, ना उसका डेटा रिकवर होएगा, मतलब भूल जाओ तुम पूरे डेटा को। और बहुत लोग यहाँ पे ये वायरस इंस्टॉल करके कहीं ना कहीं एक रैंसम के लिए भी करते हैं, वो पैसे मांगते बाद में कि भाई देखो हम ये कर देंगे, तुम चाहते हो कि हम इसको रोको तो इस अकाउंट में तुम इतने करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो भाई। बहुत लोग इसके लिए भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं बिकॉज आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस कंपनी में होती है, रिस्क तो होता है कि कभी उनके ऊपर अगर ये वायरस अटैक हो गया या रैंसम अटैक हो गया तो आप क्या करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन रिस्क। अब देखिए स्टोरेज रिस्क तो आपने देखा कि अरे स्टोरेज में आपका डेटा चोरी हो सकता है, बट जब आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, मतलब यहाँ पे मान के चलो कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आप आपका यहाँ पे डेटा एंटर कर रहे हो, जैसे आपकी कार्ड इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, या फिर मान के चलो यहाँ पे आपकी बैंकिंग डिटेल्स हो गई। तो ये सारी इंपॉर्टेंट वाइटल इंफॉर्मेशन होती है, जो किसी और के हाथ में चला गया तो आपके पैसे का लॉस हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका डेटा जब आप एंटर कर रहे हो तब कोई उसको इंटरसेप्ट करके, मतलब वो डेटा को यहाँ पे देखकर उसको कॉपी कर कर अपने यूज के लिए यहाँ पे यूज कर सकता है कि भाई आपका कार्ड का डेटा यहाँ पे चोरी हो गया, ठीक है, उसने आपके फोन का भी एक्सेस ले लिया, उसके पास इंफॉर्मेशन चली गई, उसने अपना ट्रांजैक्शन करके अपने खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया, इंटरसेप्टिंग। अब ये चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली साइफर टेक्स्ट को यूज किया जाता है, टेक्स्ट को कोड लैंग्वेज में यहाँ पे एनक्रिप्ट किया जाता है। देखिए हम काफी बार व्हाट्सएप पे देते हैं कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है और दूसरा है मिस्टर बी। अब यहाँ पे ए मिस्टर बी को कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि ए ने यहाँ पे जो भी मैसेज को टाइप किया, पहले ये मैसेज यहाँ पे कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और यही कोड लैंग्वेज में बी के पास जाता है और बी से फिर यही मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस यहाँ पे इस
मैसेज को, इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे साइफर टेक्स्ट में किस में कन्वर्ट करते हैं, तो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं कि जब ये डेटा पास हो रहा है ना तब उसको कोई पढ़ ना पाए, कोई उसको इंटरसेप्ट करके उसका मिसयूज ना कर पाए। तो मैं मैसेज दे रही हूँ, सामने वाले को मैसेज मिल रहा है, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस वो मैसेज को कोड लैंग्वेज साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं कि कोई इसको यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोसेस इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा या उसको पढ़ नहीं पाएगा, जिससे यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट हो सकती है। ठीक है, इसी को एनक्रिप्टिंग कहते हैं और ये इंफॉर्मेशन को जो टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं उसको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं, याद रखना। ठीक है, आज जो यहाँ पे रिस्क होता है दैट इज थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। देखो, एक बार आपने कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन, चाहे वो आर्टिकल हो, डेटा हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, एक बार आपने उसको इंटरनेट पे डाल दिया ना, वो सार्वजनिक हो जाती है, सबको दिख सकती है, सब उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आपकी इंफॉर्मेशन कॉपी होना, आपके आर्टिकल्स कॉपी होना, आपका ब्लॉग्स कॉपी हो जाना, आपके प्रोडक्ट डिजाइन्स कॉपी हो जाना आम बात है। उसके अलावा काफी बार ऐसे होता है कि आपके ईमेल एड्रेस पे बहुत सारे स्पैम एंड जंक मेल्स आता है। ठीक है, सारा यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट्स है, ठीक है, या तो आपको यहाँ पे लॉटरी लग गई भाई, ऐसी चीजें, तो ये भी गलत है। मतलब आपकी मेल एड्रेसेस पे ये फ्रॉड्स आना, लॉटरी लग गई, मैं बीमार हूँ, मेरे नाम पे इतना पैसा है, मेरे को उसको एक्सेस करना है, ये चीजें होना, तो ये भी एक तरीके से बेटा थ्रेट ही है। आपकी चीजें कॉपी होना, आपको ऐसे मेल बॉक्सेस पे ऐसे मेल्स आ जाना, आपका मेल एड्रेस गया कहाँ से, मेलिंग एड्रेस कहाँ से गया, तो ये भी एक तरीके से थ्रेट है टू योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज वेल एज योर प्राइवेसी, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है बेटा, आपका ईमेल एड्रेस आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, आप चाहो उसी के साथ शेयर करो, बट यहाँ पे लोगों के हाथ में लग जाती है और वो उसका मिस यूज यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बेनिफिट्स बताते वक्त मैंने आपको कुछ डिफरेंस के पॉइंट्स बता दिए थे कि अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों बिजनेसेस को अलग बनाता है। सी, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये बिजनेस अच्छा या ये बिजनेस बुरा है, बट ऑब्वियसली दोनों फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। अब यहाँ पे बेटा मैं अगर बात करती हूँ अबाउट ई बिजनेस, तो ई बिजनेस का जो फॉर्मेशन है वो काफी आसान है, क्योंकि इसमें जो पेपर वर्क है, जो प्रोसेसेस है, जो फॉर्मेलिटीज है वो मिनिमल है। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है या जॉइंट स्टॉक कंपनी है या पार्टनरशिप है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज, जगह ढूंढो, फर्नीचर बनाओ, बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे लगती है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करने में कंपेरेटिवली ज्यादा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे अगर पर्सनल टच की बात करूं, पर्सनल टच मतलब क्या कि सेलर बायर के साथ इंटरैक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम एक दुकान से चीजें बार बार खरीदते हैं, मतलब उसी दुकान से चीजों को खरीदना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक सेलर के साथ एक बॉन्ड बन जाता है, वो हमारे पसंद को जानते हैं, उस हिसाब से चीजें रिकमेंड करते हैं, कभी कोई कंप्लेन आती है तो हम उसको इजीली रिटर्न कर पाते हैं, फ्री होम डिलीवरी दे देते हैं, तो एक पर्सनल टच बन जाता है, राइट, जो कि यहाँ पे ई बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, बट जबकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कई हद तक पाया जाता है कि आप डायरेक्टली सेलर के साथ यहाँ पे इन टच रहते हो। ठीक है, आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है सेटिंग अप कॉस्ट। अब जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट ई बिजनेस में कम लगता है, जबकि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस में स्टोर, फर्नीचर, फिक्सचर्स, स्टॉक, लेबर, इन सब का इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें ऑपरेटिंग कॉस्ट, देखिए सेटअप कॉस्ट इज बिजनेस चालू करने का कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब बिजनेस को जो चलाना है ना, हर महीने लेबर को सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, फिर साफ सफाई का खर्चा देना है, सिक्योरिटी का खर्चा देना है, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस को चलाने का कॉस्ट। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे बिकॉज फिक्स एसेट्स कम है तो खर्चे भी कम होता है। सिमिलरली अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात करें तो इनको चलाने का कॉस्ट, लेबर ज्यादा चाहिए तो उनकी सैलरी ज्यादा, लाइट बिल ज्यादा, सिक्योरिटी ज्यादा, साफ सफाई ज्यादा, तो इसको चलाने का भी कॉस्ट ज्यादा होता है मंथली एक्सपेंसेस की अगर बात करें।
ठीक है, आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। अब देखिए, हम अगर दुकान पे जाके चीज़ों को खरीदते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि ज्वेलरी है या कपड़े हैं, लोग कहते हैं नहीं यार देख के लेंगे। क्यों? क्योंकि देख के लेने में कैसे होता है, आप उसको देख सकते हो, कपड़े को टच कर सकते हो, क्वालिटी देख सकते हो, फिनिशिंग देख सकते हो, जो कि बहुत टाइम यहाँ पे ई बिजनेसेस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको बस फोटो दिख रहा है, फोटो में आप कपड़ा, वर्क, क्वालिटी, फिनिशिंग नहीं पहचान सकते। बट स्टोर्स में ये बिल्कुल पॉसिबल है, देखकर परख कर आप उसको ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, ईज ऑफ एक्सपांशन। यहाँ पे इंटरनेट है, इंटरनेट में आप यहाँ पे आसानी से वर्ल्ड वाइड सेल्स कर सकते हो। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपको वर्ल्ड वाइड सेल्स करना है तो हर एक जगह पे अपने शॉप्स और ब्रांचेस को खोलना भाई मेरे बहुत दिक्कत है। ठीक है, पैसा भी बहुत है, हर एक कंट्री का कायदा कानून भी अलग है, बहुत झंझट है, राइट। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्स, कितने एम्प्लॉयज या लोगों की जरूरत होती है या किस तरीके के। तो ऑनलाइन बिजनेस में जनरली हम टेक्नोलॉजी के साथ डील करते हैं, तो इसके लिए हमें ऐसे लोग होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी इन आईटी सर्विसेज सॉफ्टवेयर को यूज करना ये ज्यादा अच्छे से आता हो, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें कंप्यूटर्स पे होती है। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो हमें स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर लग सकता है, अगेन कौन सा बिजनेस है उसके डिपेंड करता है। जैसे कपड़ों का शोरूम है तो ऐसे लोग चाहिए जो यहाँ पे कपड़े दिखा सके, ठीक है, उनको समझा सके, उनकी चॉइस के मुताबिक कपड़े निकाल सके, देन उसको घड़ी करके अरेंज कर सके, वैसे लोग चाहिए, दैट आर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड पीपल। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है यहाँ पे आपका रिस्क इन्वॉल्व। देखो बेटा, अगर रिस्क की बात करें तो यहाँ पे ई बिजनेस में हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क क्यों होता है? क्योंकि मुझे नहीं पता सेलर कौन है, आपको नहीं पता बायर कौन है। तो अगर सेलर फ्रॉड निकला या दिखाया कुछ और दिया कुछ और, तो बोला क्वालिटी इतनी अच्छी है, दिया कुछ और। अब बहुत बार ऐसे होता है कि परफ्यूम जो होता है ना, उसका ऐसा जूम करके फोटो निकालते हैं, ये बड़ी बॉटल दिखती है और आता है इतना छोटा सा 10 ml, फिर क्या करोगे? तो रिस्क ज्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, आप उसको कहाँ पकड़ने जाओगे मेरे दोस्त। बट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेसेस, सेलर और बायर के बीच में पर्सनल कांटेक्ट होता है, तो हमें हमेशा पता होता है कि यार कहाँ जाएगा सेलर भाग के, तो अगर कुछ चीटिंग या कुछ भी किया तो आप जाके पकड़ सकते हो, तो इसीलिए रिस्क यहाँ पे कंपेरेटिवली कम होता है। ठीक है, आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब जनरली यहाँ पे अगर मैं ई बिजनेस की बात करूं तो जो मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, वो यहाँ पे डायरेक्टली जो कंज्यूमर होता है उसको सेल करता है। बट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस, आपको एज अ मैन्युफैक्चरर गुड्स अगर डिफरेंट मार्केट तक पहुंचाने हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन चेन यूज करते हो, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर पहले होलसेलर को देता है, होलसेलर यहाँ पे रिटेलर को देता है, रिटेलर यहाँ पे कस्टमर को देता है। तो आपको एक चेन, मिडिलमैन को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कस्टमर तक पहुंचाने होता है। तो ये जो होलसेलर रिटेलर है, इनको मिडिलमैन या तो इंटरमीडियरीज कहते हैं, जो आपके गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट बेटा यहाँ पे क्या है, तो लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल। अब देखिए यहाँ पे जो बिजनेस साइकिल है वो शॉर्ट होता है, मतलब ई बिजनेस में क्या है, चीजों को साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, वहां पे बन भी रहा है, यहाँ पे बिक भी रहा है, तो साथ साथ चीजें चल सकती है, तो कम समय में ही साइकिल खत्म होता है। जबकि अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे हर एक चीज एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होगी। तो पहले प्रोडक्शन, फिर पैकेजिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि यहाँ पे मैं साइमल्टेनियस नहीं कर सकती ना कि थोड़ा बन गया, पैकेजिंग हो गया, थोड़ा होलसेलर को दे दिया, ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्शन होने के बाद ही उसका पैकेजिंग होता है, उसके बाद ही उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो एक के बाद एक चीजें होती है, तो यहाँ पे साइकिल यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, एंड आई रियली होप कि ये जो ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस है, इस बीच में जो डिफरेंस है ये भी आपके लिए काफी क्लियर हो गया होगा। सी, मैं नहीं कहती हूँ कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस अच्छा है, बट दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को समझ के राइट चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन है हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इसको और काफी छोटे टाइम में हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आई रियली होप कि ये आपको समझ में आया होगा, इजी लगा होगा, बट ऐसा नहीं है कि डाउट है तो क्या, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लेना। ठीक है, और साथ ही साथ एक चिंटू क्लास का मैंने सवाल पूछा था, तो उसका भी नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, दोबारा नए सेशन के साथ हम जरूर मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।